एक्चुअली मतलब इन्वर्टर उतना चार्ज नहीं कि स्मार्ट बोर्ड ऑन हो सके, तो इन्वर्टर पे ये सारा सिस्टम अभी चल रहा है और इन्वर्टर में उतना पावर पता नहीं क्यों नहीं है, स्मार्ट बोर्ड ऑन नहीं हो रहा है इसमें इन्वर्टर से, ठीक है ना। सो लाइट नहीं है। सो अभी हम लोग लास्ट क्लास में क्या कर रहे थे, डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने अभी तक देखा है, ठीक है भाई, विजिबल है ना सब, विजिबल होगा और ऑडिबल भी होगा, और ये तुम्हें दो अलग अलग डिवाइस से ज्वाइन, वीडियो अलग डिवाइस से है और ये तुम्हारा स्क्रीन अलग डिवाइस से है, ठीक है ना। तो ये हम लोग अभी ये CUET है ना, ये चल रहा है ना, तो ये लेक्चर नंबर आई थिंक 5 है, 5वां लेक्चर होगा। तो हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन देख रहे थे ना, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है, तो हम लोग अभी तक जो देख रहे हैं वो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो उसमें था कि जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, सो ये जो था फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका जनरल फॉर्म जो है dy/dx इज इक्वल टू fxy, ठीक है। सो ये है। एंड तो हमने अभी तक क्या क्या डिस्कस किया इसमें, कि पहला था वेरिएबल सेपरेबल मेथड, ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल, एक तो ये था। एंड दूसरा, फिर इसमें दो केस था कि इक्वेशन है ना, ODE ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, एक तो ये डिस्कस किया। फिर तीसरा था होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। एंड उसके बाद चौथा था ODE ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस। एंड पांचवा जो कल हम देख रहे थे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें ये भी देखा था कि कैसे सॉल्व करना है। फिर हमने स्टार्ट किया था एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में ही स्टार्ट किया था, अभी यही चल रहा है, अभी यही चलेगा, ठीक है ना। उसके बाद तो ये वाला पार्ट हो चुका है और ये चल रहा है पांचवा। फिर छठा आज हम डिस्कस करेंगे, जैसे है क्या क्या बर्नौली, फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आज कंप्लीट करेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सातवां होगा बर्नौली, ठीक है, बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हम लोग इसमें आज कंप्लीट करेंगे ये दोनों। तो पहले एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, कुछ पार्ट अभी बाकी है जिसको मैं अभी कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। ओके तो यहाँ पे जो है एग्जैक्ट वाले में कल हमने देखा था कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है ना, ये mxy dx प्लस nxy dy इज इक्वल टू 0 है ना, ये था एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इफ एंड ओनली इफ डेल m अपॉन डेल y इज इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x, ये है। एंड ये हो जाएगा, और हम लोग कल एक और वर्ड डिस्कस किया था इंटीग्रेटिंग फैक्टर, है ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जिसका शॉर्ट फॉर्म है IF, है ना। ये लिखते हैं, जनरली मैं इसको 5 से डिनोट कर रहा हूँ। तो हमने इसको कहा था हम 5x लेंगे, 5xy लेंगे। अच्छा, दो वेरिएबल का फंक्शन होगा ये, 5xy होगा, नॉट जस्ट x, ठीक है ना। ये 2 वेरिएबल फंक्शन हो सकता है। सो हम लोग ये डिस्कस करेंगे चैट में, आई थिंक कुछ है, 1 मिनट। ठीक है ना, अब तो आवाज़ आ रही होगी। सो तो बताओ इंटीग्रेटिंग फैक्टर का डेफिनेशन क्या था, क्या लिखाया था हमने। सो व्हाट वाज डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिनको याद है कोई भी बताओ, क्या लिखे थे, देख के बताओ अगर याद नहीं है तो। फिर मैं आगे जो डिस्कस करूंगा रिजल्ट्स ना। तो सर नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को 5xy से मल्टीप्लाई फंक्शन से मल्टीप्लाई करके उसे एग्जैक्ट बनाना होता है, वो जो 5xy फंक्शन होता है वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है सिंपल। तो आपको जैसे एक दो एग्जांपल भी हमने दिए थे, कुछ और देखते हैं। तो जैसे एक दो क्वेश्चन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, तो वैसे एक तो इंस्पेक्शन है कि डायरेक्ट तुम पहचान लो कि कल बता रहा था मैं कि DF हो जाए, है ना। और दूसरा तरीका है, कई सारे रिजल्ट्स हैं, तो मैं कुछ रिजल्ट लिखा देता हूँ तुम्हें, डायरेक्ट हाउ टू फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और एक डिफरेंशियल इक्वेशन के पास इन्फिनाइटली मेनी इंटीग्रेटिंग फैक्टर होते हैं, ठीक है।
तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल भी लिखा था हमने, उसमें आई थिंक 3 ऑप्शन करेक्ट थे, 2 या 3 ऑप्शन करेक्ट थे ना, 3 ऑप्शन करेक्ट थे इंटीग्रेटिंग फैक्टर के, चौथा वाला नहीं था। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में इनफाइनाइटली मेनी इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। सो कुछ थ्योरम्स लिख लो किस टाइप के होंगे। तो पहला तो एक तो जैसे इंस्पेक्शन तरीका होता है कि आप एक ऐसा फंक्शन ढूंढो कि जिसमें डेरिवेटिव, कल बताया था ना मैंने कि डीएफ वाला तरीका होता है। सो क्वेश्चन है हाउ टू फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, है ना। ये तो मैंने कल डेफिनेशन लिखाई दिया था, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। अब क्वेश्चन है हाउ टू फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये कैसे निकालने हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, कैसे फाइंड करेंगे, ये हमें देखना है। ठीक है। सो इसके लिए कुछ रूल्स हैं। एक तो है कि आप ऐसा फंक्शन ढूंढो कि कल बताया तरीका, या सीधा सीधा मैं थ्योरम से स्टार्ट करता हूं। तो लेट्स से एक थ्योरम है। सो ये थ्योरम क्या कहता है? सो ये थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि मान लो ऐसा है, इफ ये जो शॉर्ट में सीधा एम डी एक्स प्लस एन डी वाई लिखता हूं, ठीक है। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास, दिस इज जीरो। ये जो है हमारे पास, दिस इज होमोजीनियस। ये क्या है? होमोजीनियस है। होमोजीनियस क्या होता है? ईच टर्म का डिग्री इक्वल होगा इस दोनों में, ठीक है ना। या वापस उसमें ले आओ, डी वाई बाई डी एक्स, है ना। तो होमोजीनियस पहचानना आसान है कि डी एक्स के साथ जो टर्म है ना, ईच टर्म की डिग्री इक्वल होगी। डी वाई के साथ जो टर्म है ना, उसमें एन जो है, एम और एन में ईच टर्म की डिग्री इक्वल होगी, दोनों में सेम ही होगी डिग्री, तब ये होमोजीनियस बनेगा। ठीक है। सो इफ दिस इज होमोजीनियस, यहां पे होगा देन, एंड अच्छा साथ में यही है, एंड ये m टाइम x प्लस n टाइम y, इसको बेटर है मैं तुम्हें इसको डिटेल में लिख देता हूँ। जैसे पहले लिखते थे हम लोग m x y dx प्लस n x y dy इज इक्वल टू 0। ठीक है। सो इज होमोजीनियस, ठीक है, ये होमोजीनियस है, एंड एम एक्स प्लस एन वाई जीरो नहीं है, देन 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई जो होगा इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है। ये थ्योरम समझो क्या बोल रहा है। थ्योरम कह रहा है कि एम एक्स वाई डी एक्स प्लस एन एक्स वाई डी वाई होमोजीनियस है, और एम एक्स प्लस एन वाई, एम इंटू एक्स यहाँ इंटू है, डी एक्स नहीं है, ठीक है ना, एम इंटू एक्स प्लस एन इंटू वाई एक नॉन जीरो फंक्शन है। सो 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। ठीक है। एंड यहां से इसका एक दो एग्जाम्पल देखो। जैसे कल जो मैंने लिखाए थे, आपको याद होगा कल क्या लिखाया था, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स ना। अच्छा चलो हाँ, माइनस वाई डी एक्स, ये एक एग्जाम्पल था, इक्वल टू 0, या इसको मैं ठीक से लिखूं तो वाई डी एक्स प्लस माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0, ये है। अब आप बताओ क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है? तो कैसे पहचानोगे? सिंपल है, m के प्लेस पे y है, n के प्लेस पे x है, और y वाले टर्म की डिग्री 1 है, x वाले टर्म की डिग्री 1 है, नहीं तो तुम डिवाइड x निकाल के चेक कर सकते हो, जैसे तुम पहले से जानते हो। वरना सिंपल है कि y और x जो है ये आपका लीनियर टर्म है, दोनों डिग्री 1 है, तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। दिस इज होमोजीनियस, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, होमोजीनियस है। एंड y इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू वाई, ये ध्यान रखो एम एक्स और एन वाई कर रहा हूँ, यही यही कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो m के प्लेस पे जो है, m यहाँ पे y है, एंड n यहाँ पे एक्चुअली माइनस एक्स है। हाँ, तो यहाँ पे आ जाएगा, हमने कहा एम एक्स प्लस एन वाई, इसकी वैल्यू निकालते m है y इंटू एक्स माइनस एक्स इंटू वाई। लेकिन दिक्कत ये है, अब देखो n के प्लेस पे आएगा आपका माइनस एक्स और इंटू वाई, ये कितना आ गया 0। तो इसका क्या मतलब है? तो ये थ्योरम यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। ये थ्योरम कब एप्लीकेबल है? जब एम एक्स प्लस डी वाई, एम एक्स प्लस एन वाई नॉन जीरो टर्म होने चाहिए, लेकिन ये तो जीरो हो गया, तो 1 अपॉन जीरो तो इन्फिनिटी हो जाएगी। तो मतलब ये वाला तरीका यहाँ वैलिड नहीं होगा, जैसे ये थ्योरम यहाँ पे काम नहीं करेगा। ठीक है। सो दिस थ्योरम विल नॉट वर्क। और दूसरा एग्जाम्पल जो लिखा था वो बताता हूँ। तो यहाँ पे क्या समझते, ये थ्योरम जो है दिस विल नॉट वर्क है, यहाँ कोई और तरीका आएगा वो बताऊंगा। सो ये थ्योरम यहाँ पे ना, ये नहीं किया ना जीरो आ गया, तो यहाँ पे ये कि थ्योरम फेल हो गया। थ्योरम तब वर्क करेगी जब ये होमोजीनियस हो और ये नॉन जीरो हो। तो यहाँ पे होमोजीनियस तो है लेकिन ये नॉन जीरो नहीं है, तो इस
डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये वाला थ्योरम काम नहीं करेगा. सो दिस थ्योरम जो है ना फेल्स हेयर. सो एबव थ्योरम जो है, मान लो एग्जांपल 1 ही बोल देता हूँ. सो एबव थ्योरम फेल्स हेयर, मतलब विल नॉट वर्क. कहने का मतलब विल नॉट वर्क, ये यहाँ काम ही नहीं करेगा, है ना. एबव थ्योरम विल नॉट वर्क, ठीक है ना, वो काम नहीं करेगा आपका जो थ्योरम है, दैट विल नॉट वर्क. थ्योरम विल नॉट वर्क. तो जैसे कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जहां काम कर जाए. एग्जाम्पल 2, कल ही वाला जो एग्जाम्पल लिखाया था कल के क्लास में, वही एग्जाम्पल्स लो आप जो कल क्लास में लिखाए थे. तो उसमें अगर आप देखोगे तो और क्या एग्जाम्पल लिखाया था, जैसे ये है एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर, यही तो देख लेना. एक्स को या लिखो, तुम नया क्वेश्चन लिख लो. 2x वाई स्क्वायर डी एक्स, आगे है माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई, ठीक है, डी वाई इज इक्वल टू 0. अब आप ये चेक करो तो इसको कैसे पता चलेगा होमोजीनियस है. फिर देखो इस टर्म की डिग्री 3 है, जो एक्स स्क्वायर वाई है उस टर्म की डिग्री 3 है. एक्स स्क्वायर में पावर 2 है, वाई की पावर 1 है, प्रोडक्ट में पावर पावर ऐड होगा, तो इस टर्म की डिग्री 3 है, ठीक है. एंड इस टर्म की डिग्री भी 3 है, इस टर्म की डिग्री भी 3 है, इस टर्म की डिग्री. तो ईच टर्म जो dx या dy के साथ एम एन दोनों होमोजीनियस फंक्शन है और डिग्री टर्म की सेम है, तो ये होमोजीनियस फंक्शन है. ऐसा समझो कि ये होमोजीनियस फंक्शन है, ये होमोजीनियस फंक्शन है, सेम डिग्री का है, ठीक है. तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कह सकते हो. दिस इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है. हालांकि एग्जैक्ट हो जाएगा, सॉल्व करने का तरीका अलग, होमोजीनियस का अलग, सॉल्व करने का तरीका जो लेंदी था, तो यहाँ आसान होगा. लेकिन हमें भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर ढूंढना है. हमारा पर्पस क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ढूंढना, मेनली ये थ्योरम अप्लाई करना, ठीक है ना. तो अभी क्या होगा, अब आपके पास m जो है वो ये क्वांटिटी है और n जो है ये क्वांटिटी है, ठीक है. सो निकालो m इंटू एक्स प्लस n इंटू वाई, यही था ना. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, m इंटू एक्स निकालोगे तो एक्स क्यूब वाई माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, वाई से मल्टीप्लाई करोगे माइनस एक्स क्यूब वाई प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर. चेक करो यही आएगा, क्योंकि ये वाला m है और ये माइनस के साथ n है, ध्यान रखना है. क्योंकि ये जो है आपके पास mx प्लस एन वाई होता है, मतलब ये m dx प्लस n dy बराबर 0 है ना. तो n में नेगेटिव टर्म भी आएगा. सो अब चेक करो ये 0 होगा क्या, यहाँ भी यहाँ 0 हो रहा है, नहीं हो रहा ना, देख लो. तो ये तो कट जाएगा एक्स क्यू वाई वाला, लेकिन यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो कि नॉन जीरो है. तो अब ये थ्योरम यहाँ काम करेगी. तो थ्योरम में दो कंडीशन है, एक तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो और एम एक्स प्लस एन वाई नॉन जीरो टर्म हो, तब जाके इस डिफरेंशियल इक्वेशन में 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये जो होगा दिस इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर. ये तो हमने थ्योरम लगाया जस्ट. अब मैं क्वेश्चन आपसे ये पूछता हूं, क्या ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन था, क्योंकि हमने ये चेक नहीं है, पता नहीं कल ये लिखाया था नहीं लिखाया था. तो पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है आपसे कि मुझे चेक करो क्या ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है. पहला क्वेश्चन ये है कि जो ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या ये एग्जैक्ट है कि नहीं है, पहले आप ये चेक करके बताओ. ये जो डिफरेंशियल इंटीग्रेटिंग मतलब बाद में निकलेगा ना. इंटीग्रेटिंग फैक्टर का क्या पर्पस है, हम वो एग्जैक्ट बनाने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो करते हैं ना. सो यहाँ पे तो मेरे पास एक्चुअली हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जरूरत है, क्वेश्चन ये है पहले. सो आप यहाँ डेल एम अपॉन डेल वाई निकालो, क्या डेल एन अपॉन डेल एक्स के इक्वल है, आप यस नो में आंसर बताओ, ठीक है. सो आप लोग इसको ट्राई करो और बताओ क्या आएगा. डेल एम अपॉन डेल वाई क्या इक्वल है डेल एन अपॉन डेल एक्स के, चेक करो इसमें ना, दिख रहा है ना क्वेश्चन. नो सर. ओके, तो इसका मतलब है कि ये एग्जैक्ट तो नहीं था, इसलिए हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जरूरत है. इंटीग्रेटिंग फैक्टर की क्यों जरूरत है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक ऐसा फंक्शन है जिसको मैं नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है मल्टीप्लाई करूं तो एग्जैक्ट हो जाए. अगर एग्जैक्ट है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की कोई जरूरत नहीं है. तो चूंकि ये एग्जैक्ट नहीं है इसलिए मुझे इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जरूरत है. इसका मतलब है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है दिस इज नॉट, या जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है होमोजीनियस तो है बट इज नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. और एग्जैक्ट होने का फायदा क्या है, सॉल्व करना आसान है कंपैरेटिवली किसी भी अदर मेथड से. सो दिस इज नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक. तो बनेगा कैसे, सो क्वेश्चन है हाउ टू मेक इट. सो हाउ टू मेक इट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, तो सिंपल है इंटीग्रेटिंग फैक्टर. सो व्हाट इज दैट इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो अब ये समझ आया कि ये जो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है.
तो ये जो फाई एक्स वाई जो हम नोटेशन लेके चल रहे हैं, ये 1/x² है। अब आप इसको जस्टिफाई करो, मतलब वेरीफाई करो यहाँ पे कि क्या सच में इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का डेफिनेशन क्या कहता है कि फाई एक्स वाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा इफ एंड ओनली इफ नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में आप मल्टीप्लाई करोगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर को तो वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। जरा वेरीफाई करो आप लोग। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसमें मल्टीप्लाई करो इससे, और फिर अब चेक करो डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल है डेल एन अपॉन डेल एक्स के। अब इक्वल आना चाहिए, ऑब्वियसली इंटीग्रेटिंग फैक्टर का डेफिनेशन है तो इक्वल आएगा ही। आप लोग चेक करके बताओ जी, एक बार सब लोग चेक करो, और नहीं हो रहा तो मुझे बताओ फिर। सो ये क्वेश्चन है, आप इसको आगे कंटिन्यू करो। You multiply this function by phi xy and then check if it is a exact differential equation. So आपको चेक करना है एग्जैक्ट है या नहीं है मल्टीप्लाई करने के बाद। अब कुछ कंफ्यूजन किसी को हो तो पूछो, मैं ये थ्योरम अप्लाई कर रहा हूँ। ये हमने थ्योरम लिखाए हैं यहाँ पे कि mxy dx nxy dy होमोजीनियस है, एग्जैक्ट नहीं है ना। एग्जैक्ट है तो हमारे को जरूरत ही नहीं है, तो मेनली होमोजीनियस है और एग्जैक्ट नहीं है ना। नहीं है तभी नेगेटिव चाहिए, है तो नेगेटिव क्यों चाहिए मुझे, ठीक है। देखिए वेरीफाई कीजिए। अच्छा एक काम करो, फिर मैं ये भी पूछता हूँ चलो। तो पहले तो मल्टीप्लाई करके चेक करो एग्जैक्ट है कि नहीं है, और है तो सॉल्यूशन निकालो। चलो जैसे क्वेश्चन होगा सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, मान लो ऐसा आता है कि सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो या तो एक तरीका है कि आप होमोजीनियस वाला मेथड से चले जाओ, जो होमोजीनियस तरीका है ना, डी वाई डी एक्स निकालोगे, वाई बाई एक्स का फंक्शन बनाओगे, वाई बाई एक्स को वी मानोगे, फिर उससे वी और एक्स में होमोजीनियस बना के वेरिएबल सेपरेबल बना के सॉल्व कर लोगे आप। ये को लेंदी मेथड है। दूसरा तरीका है कि आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर ढूंढ लो, मतलब चेक करो एग्जैक्ट है कि नहीं है। एग्जैक्ट नहीं है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ढूंढ लो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया तो एग्जैक्ट हो जाएगा, और एग्जैक्ट हो गया तो आगे सॉल्यूशन इजीली आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई कीजिए, देखो मल्टीप्लाई करता हूँ, तुम लोग करो भाई मल्टीप्लाई। सो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इस वाले फंक्शन से, तो क्या होगा, तो ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/y माइनस 2xy स्क्वायर। सो 2/x ये बनेगा dx माइनस एक्स क्यूब है तो x अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 3/y, क्योंकि हम 1/x स्क्वायर वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, dy इज इक्वल टू 0। अब ये नया डिफरेंशियल इक्वेशन ये हो गया आफ्टर मल्टीप्लाइंग दिस फंक्शन, ठीक है। सो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन बना। अब आपको चेक करना है जो बॉटम पे लिखा हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या वो एग्जैक्ट है या नहीं है। सो क्या ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है? है ना। सो यहाँ से अब क्या करेंगे आप, सिंपली इसको, है ना, हम जानते हैं कि ये फिर से उस फॉर्म का आ गया एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, लेकिन एम एन चेंज हो गया है ना। चाहो तो एम वन एन टू कर सकते हो, अगर ऐसे कंफ्यूजन हो तो आप एम वन एन वन कर सकते हो, एम वन एन वन करके, सो दैट आपको नहीं लगे कि सेम ही है एम वन, है ना, इस तरह से। वैसा नहीं तो वैसे कोई दिक्कत नहीं, आप समझना डी नेम कर रहे हैं हम, है ना, तो वैसा कर सकते हैं। तो इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, बस आपको समझना है कि समय के हिसाब से पहले एम वो था, अब सिचुएशन चेंज हो गया, तो अब एम ये है और अब एन ये, सेम नहीं है ना। तो यहाँ से अब डेल एम अपॉन डेल वाई निकालेंगे हम लोग, वाई के साथ सेट करेंगे एम को, तो वाई एक्स वाला 0 हो जाएगा, तो -1/y स्क्वायर आएगा। डेल एन अपॉन डेल एक्स निकालेंगे, तो माइनस पहले से है ऑलरेडी, यहाँ पे माइनस तो है ही पहले से। अब इसको आप डिफ्रेंशिएट कीजिए एक्स के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ भी 1/y स्क्वायर ही आएगा, इक्वल आ गया। सो मतलब अब ये एग्जैक्ट है। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का यही काम है। सो नाउ दिस इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, और एग्जैक्ट में सॉल्व करना बहुत इजी है, 2 लाइन का काम है ना। क्या करना होता है, आप इंटीग्रेशन लगा दो पूरे इक्वेशन में। सो आप इंटीग्रेशन लगा दो इसमें 1/y माइनस 2/x dx, ठीक, माइनस यहाँ x अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 3/y dy। लेकिन वर्किंग रूल आपको याद रखना है, क्या है वर्किंग रूल, जैसे पहले वाले में हम x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, y को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। दूसरे वाले में उन टर्म्स को इग्नोर करेंगे जहां कहीं भी x है, जैसे हम यहाँ पे इस टर्म को इग्नोर करेंगे बिकॉज इसमें x इन्वॉल्व है, तो इसका इंटीग्रेशन ही नहीं होगा, इसको इग्नोर कर देंगे, डिलीट कर देंगे, ठीक।
सो विल इग्नोर दोज टर्म जहां पे x है, ठीक है, ये वर्किंग रूल था। तो इंटीग्रेट करो, तो 1/y का x के रेस्पेक्ट में x/y, 2/x का x माइनस 1/x का इंटीग्रेशन, 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x का तो लॉग होता है ना, तो -2 ln x माइनस, अब ये तो डिलीट हो गया, हटा दो, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3/y का, तो 3 log y बराबर c। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो इक्वेशन था उसका ये सॉल्यूशन, जो ओरिजिनल था उसका भी सॉल्यूशन यही है, जो शुरू में दिया था ना मैंने उसका भी सॉल्यूशन यही है, ठीक है। और बाद में जो बना है उसका भी सॉल्यूशन, क्योंकि वही डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूस हुआ है, समझिए हमने दोनों साइड 1/x² y² से मल्टीप्लाई किया, तो कुछ अलग नहीं किया हमने। जो पहला डिफरेंशियल इक्वेशन है, बस हमने एक सुटेबल फंक्शन ढूंढा कि किससे दोनों साइड मल्टीप्लाई करूं कि एग्जैक्ट हो जाए, एग्जैक्ट हो गया, तो अब हमने इंटीग्रेट कर दिया, तो इंटीग्रेट कर दिया, तो ये सॉल्यूशन ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन जो एग्जांपल था इसका सॉल्यूशन हमने निकाला है एक्चुअली। तो आपको बोलेगा इसको सॉल्व करो, तो आप चाहो तो देखो पहले एग्जैक्ट है कि नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है तो आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर ढूंढो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया तो मल्टीप्लाई कर दो, और मल्टीप्लाई करके फिर एग्जैक्ट बन जाएगा, तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। किसी को डाउट है तो पूछो। तो ये पूरा क्वेश्चन है। डन जी। सो एक क्वेश्चन और आप लोग करके देखो सर सिमिलर। हाँ उसमें जब चेक करेंगे कि मतलब एग्जैक्ट है कि नहीं है, तो उसमें जो मतलब उसके दौरान जो बचेगा उसका रिसिप्रोकल उसमें मल्टीप्लाई करना है। नहीं, रूल क्या है तुम समझे नहीं। हाँ, बचेगा क्या, ये थ्योरम यूज कर रहे हैं, थ्योरम देखो, थ्योरम क्या कहता है, ये थ्योरम तुम्हें याद रखना है। बचेगा नहीं, क्या कह रहा है ये, पढ़ो एक बार। तुम जो कह रहे हो वही बात है, सही बात है। एम एक्स प्लस एन वाई की जो वैल्यू आएगी, अगर वो नॉन जीरो आएगी तो उसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है जी, दिस इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। ठीक है। हाँ, ये पढ़ना है कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई डिफरेंशियल इक्वेशन है, अब होमोजीनियस है लेकिन एग्जैक्ट नहीं है, और एम एक्स एम इंटू एक्स प्लस एन इंटू वाई जीरो नहीं है, तब जाके उसका रेसिप्रोकल जरूर एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। एक डिफरेंशियल इक्वेशन में इनफिनाइटली मेनी इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तुम कोई भी एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर ढूंढ लो, ये है। तो ये एक तरीका, एक ये थ्योरम सिर्फ एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बारे में कह रहा है, और इवन इसका मल्टीपल भी कोई भी कांस्टेंट मल्टीपल लोगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा ही, एनी कांस्टेंट मल्टीपल, ठीक है। तो सिमिलर वे में आप एक और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो सिमिलर वे में आप करके देखिए। सो यू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ, मान लो इसको क्वेश्चन दूसरा बोल देता हूं। सो ये क्वेश्चन है x² डी एक्स माइनस x³ माइनस y³ dy इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो मैं अगर ऑप्शन लिख दूं कि ऑप्शन ए दिस इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। दूसरा, आप इसका एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करो, सो 5xy क्या होगा, दिस इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ऑप्शन सी, आप सॉल्यूशन निकालो, सॉल्यूशन इज, आप मुझे बताओ इसका सॉल्यूशन क्या है, ये आप चेक करो पहले एग्जैक्ट है क्या, एग्जैक्ट नहीं है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, फिर मल्टीप्लाई करो, उसके बाद सॉल्यूशन निकालो। जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने जो काम किया है वही आपको यहाँ पे करना है, सो यू मल्टीप्लाई इट। तो पहला है ना जो कह रहे हैं एग्जैक्ट है, तो आंसर है नहीं, एग्जैक्ट तो नहीं है।
तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो बड़ा क्या है ना, इंटीग्रेट डेल एम अपॉन डेल वाई निकालोगे आप तो यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर, डेल एन अपॉन डेल एक्स निकालोगे आप तो ये आएगा -3x²। इज इट? देख लीजिए दोनों इक्वल तो नहीं है, तो इक्वल नहीं है तो इसका मतलब एग्जैक्ट नहीं है। तो मुझे बताओ, और ये होमोजीनियस है, इस टर्म की डिग्री 3 है, इस टर्म की डिग्री 3 है, इस टर्म की डिग्री 3, तो ईच टर्म की डिग्री 3 है। होमोजीनियस का मतलब यही है कि ईच टर्म की डिग्री इक्वल होनी चाहिए। तो रूल क्या कहता है कि ये तो वैसा है ना, ये कुछ इस तरह से एम डी एक्स एंड प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब यहाँ चेक करो कि एम एक्स है ना, सो यहाँ पे आप चेक करो, सो दिस इज नॉट, है ना, यहाँ लिख देता हूँ, दिस इज नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ से मेरा ये कंक्लूजन है। अब नहीं है तो क्या करेंगे, m इंटू एक्स प्लस एन इंटू वाई निकालते हैं, क्या आता है, होमोजीनियस है ना, दिस इज होमोजीनियस, होमोजीनियस तो है, एग्जैक्ट नहीं है, ठीक, होमोजीनियस है, एग्जैक्ट नहीं है। तो x³ y माइनस x³ y प्लस वाई की पावर 4, यही बनेगा जी। देख लो मैं क्या कर रहा हूँ, mx प्लस एन वाई, तुम m लिख लो, n लिख लो, m को x से मल्टीप्लाई करो, प्लस में n को y से मल्टीप्लाई करो, फिर ऐड करो, तो ये कट जाएगा, तो यहाँ आया y की पावर 4। तो इसे क्या समझ आया, और ये नॉन जीरो क्वांटिटी आ गया, तो इसका मतलब है 1/mx प्लस एन वाई, जो थ्योरम कहता है। सो 1/y की पावर 4 इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो एग्जैक्ट तो नहीं था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो मल्टीप्लाई करो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सब एग्जैक्ट हो जाएगा, एग्जैक्ट हो जाएगा तो सॉल्व करना आसान है। सो आप सॉल्व करो जरा, पहले इसको मल्टीप्लाई करो इंटीग्रेटिंग फैक्टर से 1/y की पावर 4 से, फिर चेक कर लो, तब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा, तब एग्जैक्ट आ जाएगा, और एग्जैक्ट आ जाएगा तो उसे इंटीग्रेट कर लेना। होगा जी, कर लो सॉल्व, ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दो। सो नाउ मल्टीप्लाई करने के बाद हो जाएगा x² अपॉन y³ ना, क्योंकि y की पावर 4 है, dx माइनस x³ अपॉन y की पावर 4 माइनस 1/y dy इज इक्वल टू 0, ये आपका है। अब क्या करेंगे आप, यहां से सिंपली इसको चेक कर लीजिए, ये अभी अगर ये लिखूं mx प्लस एन वाई के फॉर्म में है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में है, सो डेल एम अपॉन डेल वाई निकालेंगे तो क्या होगा, इसका इंटीग्रेटिंग हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। सो -3x² अपॉन वाई की पावर 4 आएगा, चेक कीजिए, डेल एन अपॉन डेल एक्स कर देते हैं, सो माइनस तो पहले से है, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, सो 3x² बाई वाई की पावर 4, यस इक्वल आ गया, तो ये एग्जैक्ट है, दिस इज, है ना, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बिकॉज दिस, डन। सो ये एग्जैक्ट है क्योंकि इक्वल आया। तो पहले एग्जैक्ट नहीं था, हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर ढूंढा, फिर मल्टीप्लाई किया, अब एग्जैक्ट हो गया, और एग्जैक्ट हो गया तो सॉल्व करना आसान है, ठीक है। सो कैसे सॉल्व करते हैं, अगेन यू इंटीग्रेट सिंपली, सो सॉल्व कर लो, तो इंटीग्रेट सिंपली इंटीग्रेट करने का मतलब है x² y³ dx माइनस x³ बाई वाई की पावर 4 1/y dy। अगेन यू नो द रूल, पहले टर्म में y को dx वाला जो है ना
उसमें y को कांस्टेंट मान के इंटीग्रेट कर देना है, दूसरे टर्म x वाले टर्म को इग्नोर करना है, डिलीट करना है। सो नाउ यू हैव व्हाट, सो अब आप इंटीग्रेट कर लीजिए इसको। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यू बाई थ्री, एक्स क्यू बाई थ्री वाई क्यू हो जाएगा, यहाँ माइनस पहले से, माइनस अंदर भी, वाई वाई वन बाई वाई का लॉग वाई बराबर सी। दिस इज द सॉल्यूशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन था उसका सॉल्यूशन है। देखिए और कुछ डाउट है तो पूछिए। ठीक है जी, देख लीजिए सर जी। सर ये जो अक्स के टर्म डिलीट करते हैं, ये कोई मतलब एज ए ट्रिक यूज करते हैं उसके लिए, एग्जैक्ट के लिए, या फिर कोई स्पेसिफिक रीजन है इसके पीछे? ये रूल है, रीजन बताया था कि ये रिपीट करेगा टर्म, क्योंकि अगर इसको इंटीग्रेट करते ना वाई के रेस्पेक्ट में तो यही वाला टर्म आता। तुम इंटीग्रेट चाहो तो करो, तुम मत डिलीट करो, तुम इंटीग्रेट करो तो यही टर्म आएगा। तो जो रिपीटिंग टर्म है उसको एक बार ही लिखते हैं क्योंकि फंक्शन कॉमन है, ठीक है ना, इसलिए। क्योंकि सर है ना, हाँ। बीएससी सेकंड ईयर में तो ना डिफरेंशियल इक्वेशन के पेपर में वो वी वाई लेके और यूएक्स कॉमा वाई का इंटीग्रेशन करके, हाँ, ऐसे कुछ करके 4 स्टेप में आंसर निकलता था उसका। फिर मैं कल पिछले क्लास में 3 अलग अलग तरीका बताया एग्जैक्ट सॉल्व करने जी का। सर। हाँ, तो उस तरीके से भी कर सकते हो, तब भी होगा कि इसको अलग इंटीग्रेट करो, इसको अलग इंटीग्रेट करो, अलग अलग करो, फिर रिपीटिंग टर्म को एक बार ही लिखो, ये एक रूल भी है। तो उससे बचने के लिए हम पहले ही डिलीट कर दे रहे हैं। तो उसमें रूल ये है कि एक्स वाले टर्म को हटा देना है तुम्हें, ठीक है। बाकी थोड़े बुक को एक्सप्लोर करो, बुक में पढ़ो, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड बुक पढ़ो बीएससी एमएससी लेवल की, तो उसमें जाके तुम्हें क्लैरिटी आएगी कि ऐसा क्यों होता है। मैं कल बताने की कोशिश किया था ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक ही फंक्शन है जिसका m पार्शियल डेरिवेटिव है एक्स के रेस्पेक्ट में, और वही फंक्शन है जिसका n पार्शियल डेरिवेटिव है y के रेस्पेक्ट में, तो फंक्शन कॉमन ही है। तो इसीलिए क्या होता है कि जैसे सिर्फ x का फंक्शन है तो डिफरेंशिएट जब y के रेस्पेक्ट होता है 0 हो जाता है, तो वो कुछ टर्म जैसे यहाँ एक्स्ट्रा है पहले वाले में, कुछ टर्म दूसरे में एक्स्ट्रा होगा, और कुछ टर्म रिपीट करेंगे। तो जब रिपीट करेगा, मान लो x वाला टर्म है और y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, या एक्स वाई का मिक्स फंक्शन है और x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो तो y रह जाएगा। तो मतलब वैसे टर्म्स कुछ टर्म होंगे जो दोनों में आएंगे अलग अलग, क्योंकि है फंक्शन में एक ही टर्म एक्चुअली, दो अलग अलग चला रहा है, क्योंकि x एक बार x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुआ, एक बार y के रेस्पेक्ट में हुआ है, तो वो 0 नहीं हुआ क्योंकि उसमें x y दोनों रहा होगा, तो इसलिए वो रिपीट ना हो इसलिए हम उसको हटाते हैं। तो ये उसका लॉजिक है। अदरवाइज ये वर्किंग रूल आप याद रख सकते हो, स्टेप्स क्या स्टेप है जो क्लास में लिखाए थे, ठीक है ना, यही फॉलो करना है हर क्वेश्चन में, वरना और भी तरीके हैं एग्जैक्ट सॉल्व करने के, बुक पढ़ोगे आपको बहुत सारे तरीके दिखेंगे, है ना। तो ये एक तरीका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये एक थ्योरम अभी मैंने लिखा है, इस पे आपको 2 क्वेश्चन कराए, और थ्योरम्स लिखा देता हूं। सो ये एक थ्योरम था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या कैसे निकालेंगे। दूसरा थ्योरम लिखाता हूं इसका, है ना। सो नेक्स्ट थ्योरम जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के वो ये है। सो नेक्स्ट थ्योरम जो है वो ये है इंटीग्रेटिंग फैक्टर ढूंढने के। ये कहता है इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन mxy dx प्लस nxy dy इज इक्वल टू 0, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है, इज ऑफ द फॉर्म f ऑफ xy, या f लिखने के बजाय f1 f2 ना, हाँ, f1 x इंटू वाई, और साथ में होगा y dx प्लस f2 x इंटू वाई, साथ में होगा x dy इज इक्वल टू 0। मतलब ये कहना चाह रहा है कि mxy इस फॉर्म का होगा और nxy इस फॉर्म का होगा, इनटू में x भी है, ठीक है ना, ऐसे फॉर्म का होगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या हो रहा है, एंड ऐसा होगा, उसके बाद जो mx माइनस एन वाई, तो ये पूरा m है, ध्यान ये रखना, ये पूरा m है, ये पूरा n है, ठीक है ना, ये m है और ये वाला पार्ट n है। सो ये नॉन जीरो है, देन 1 अपॉन mx माइनस एन वाई इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब आपको याद होगा एक पहले क्वेश्चन लिखा जहां पहला वाला थ्योरम फेल हो गया था, दूसरा यहां काम कर जाएगा, तो ये थ्योरम वहां वर्क करेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्योंकि वन वे थ्योरम्स है, इफ कंडीशन होल्ड करेगी तब देन की गारंटी है, इफ होल्ड नहीं करती है देन कैन नॉट बी सेड एनीथिंग अबाउट कंक्लूजन, ठीक है ना। तो अजम्पशन होल्ड करेगा तभी कंक्लूजन ट्रू होगा। सो यहाँ पे इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सर जी
सर ये F1 ब्रैकेट में x इंटू वाई है या फिर x कॉमा वाई है? x इंटू वाई है प्रोडक्ट, एक्स वाई है यहाँ पे, ठीक है, x इंटू प्रोडक्ट है। सो एक्स वाई का फंक्शन है ये, जस्ट एक्स वाई लिख सकते हो आप चाहो तो, x इंटू वाई है, ठीक है। सो इसको अगर मैं फिर से लिखूं, सो ये ऐसा है, f1 फंक्शन है एक्स वाई, सिंगल x इंटू वाई का फंक्शन है, और इंटू में आपके पास है y डी एक्स, प्लस f2 एक फंक्शन है x इंटू वाई, मतलब एक्स वाई, एक्स डी वाई इक्वल टू 0। इस तरह का आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। जैसे अगर आपको मैं एग्जांपल दूं, जैसे पीछे लिख रहा था ना, मैं क्या लिखा था, x डी वाई माइनस वाई डी एक्स। तो आप ध्यान से देखो, ये वाला इसमें फिट बैठेगी, आपको लग रहा होगा कैसे, तो यहाँ f1 f2 दोनों 1 है, क्योंकि जो फंक्शन एक्स कॉन्स्टेंट है ऑल्सो फंक्शन ऑफ एक्स वाई, वो कोई दिक्कत नहीं है। सो मेरा कहने का मतलब ये ऐसा है, 1 इंटू एक्स डी वाई प्लस में माइनस 1 इंटू वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। नाउ यू कैन कंपेयर दिस विथ रेस्पेक्ट टू दिस फॉर्म, ठीक है ना। तो यहां से आपको क्या समझ आता है कि f1 1 है और f2 माइनस 1 है, कांस्टेंट फंक्शन हर किसी वेरिएबल का फंक्शन से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो जैसे आपने देखा होगा fx इज इक्वल टू 1, कांस्टेंट fx इज इक्वल टू 2, कोई दिक्कत नहीं है। सो यहाँ पे ये fxy इस फॉर्म में इसको फिट किया जा सकता है। अब यहाँ m के प्लेस पे क्या है x, n के प्लेस पे क्या है माइनस y, तो यहाँ mx माइनस ny क्या होगा, mx माइनस ny ना, mx माइनस ny क्या होगा, सो xy प्लस xy जो कि हो जाएगा 2xy, ठीक। सो अब क्या हो रहा है, सो इसका मतलब ये हुआ कि थ्योरम के अकॉर्डिंग ये जो 2xy नॉन जीरो टर्म है, ठीक, मतलब जीरो नहीं आया ना ये, 2xy इज अ नॉन जीरो टर्म, सो देयरफॉर कि ये जो 1/2xy है इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर, IF लिख सकता हूं ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF, ठीक है। अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर कांस्टेंट मल्टीपल इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही होता है, एनी कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इटसेल्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो उससे कोई दिक्कत, 2 हटा दोगे ना तब भी कोई दिक्कत नहीं है, सो ऑल्सो, है ना, तो अगर 2 हटा दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तो 1/xy, और यही एक ऑप्शन था कल के क्वेश्चन में, यही क्वेश्चन लिखा था ना मैंने, दिस इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और फिर से आपके पास सेम प्रोसीजर है। तो अभी ये एग्जैक्ट नहीं है, ठीक, तो अभी एक एग्जैक्ट नहीं है, हालांकि इसी क्वेश्चन को कल मैंने 3 अलग तरीके से सॉल्व कर दिखाया, वेरिएबल सेपरेबल भी है, होमोजेनियस भी है, एग्जैक्ट नहीं था, है ना, लेकिन एग्जैक्ट वाले तरीके से सॉल्व किए थे हमने। अच्छा ये दूसरा क्वेश्चन था वहां पे ना, आई थिंक वहां पे था, एग्जैक्ट तो नहीं है ये, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करोगे, सॉल्व किया था हमने इसको, बताओ भाई, क्या हमने इसको सॉल्व किया था, क्वेश्चन ये है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन कल सॉल्व किए थे, यस सर। क्या आंसर आया था। अच्छा वहां से सॉल्व किया था वो प्लस वाला था, बीच में प्लस था, ध्यान से देखो, जो सॉल्व किया था वो प्लस वाला था, और जहां इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाले थे वो माइनस वाला था, बीच में यहाँ माइनस है। सर यही वाला था, इसके इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाले थे। हाँ बस इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाले थे, और एक हमने इस तरह क्वेश्चन सॉल्व भी किया था अलग अलग तरीके से, वेरिएबल सेपरेबल से भी, होमोजेनियस से भी, एग्जैक्ट से भी, तो वो ये था सर कि वो प्लस वाला प्लस था। वाला था, ठीक है ना, जी ठीक है। तो ये एग्जैक्ट नहीं है, तो इसको भी डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते एग्जैक्ट वाले तरीके से, एग्जैक्ट वाले तरीके से उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो ये एग्जैक्ट तो है नहीं, तो हमें अब क्या करना होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होगा, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एग्जैक्ट हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में पिछला अप्रोच थ्योरम फेल हो गया था, आपको याद हो कि इस यही क्वेश्चन था यहाँ भी, तो ये थ्योरम ही फेल हो गया था, क्योंकि ये 0 के इक्वल आ गया था mx प्लस ny, तो पिछला वाला थ्योरम यहाँ पे फेल हो गया था इसमें, तो हमने यूज नहीं कर पाए थे, लेकिन नेक्स्ट थ्योरम इस पे काम कर रहा है, तो नेक्स्ट थ्योरम की वजह से ये जो नेक्स्ट थ्योरम है, तो है ना, दिस इज द नेक्स्ट थ्योरम, सो दिस वर्क्स हेयर, ओके जी, कुछ पूछना है किसी को, पूछो। चलो तो मल्टीप्लाई करो, क्विकली सॉल्व करो इसको, मल्टीप्लाई करो इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, फिर ये एग्जैक्ट हो जाएगा, फिर सॉल्व कर लो,
तो एक्स वाई से मल्टीप्लाई करोगे, सो आपकी मर्जी, आप 1/2xy से मल्टीप्लाई करो या 1/xy से करो, तुम्हारी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं आएगा, आंसर सेम आएगा। सो यहाँ हो जाएगा 1/y dy माइनस 1/x dx, देखो जी, ठीक है, इक्वल टू 0। अब ये एग्जैक्ट होगा, तुम डेल एम अपॉन डेल वाई निकालोगे। अच्छा पहले मैंने y लिख रखा है ना, एक मिनट, लिखने में थोड़ा गलती नहीं हो गया, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यहाँ थोड़ा गलती नहीं हुआ है। यहाँ क्या होगा, m क्या था, पहले तो x वाला m होता है ना, एक मिनट, इसको मतलब वो टर्म जैसे इंटरचेंज करना था मुझे, कहने का मतलब ये m की जगह n की जगह m हो गया है, उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये m है, पड़ेगा जी, रुक जाओ एक बार दोबारा सॉल्व करता हूँ, ये लिखने में गलती हुई है, तुम लोग ध्यान नहीं दिए। सो इसको ऐसा लिखता हूँ, -1 इंटू वाई डी एक्स प्लस 1 इंटू एक्स डी वाई, फॉर्म में क्या लिखा है थ्योरम में, वाई डी एक्स एक्स डी वाई, सही है ना, बराबर 0, ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे जो f1 था वो तो -1 है, f2 जो है वो 1 है, ठीक है, और अलदाओ आपको पता ही है m जो है वो यहाँ पे x है, और n, फिर लिख रहा हूँ उल्टा, m जो है वो क्या है, y है ना, m क्या होता है, x के साथ वाला टर्म ना, m इज -y, और क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन एक्चुअल फॉर्म तो ये है ना जी, दिस इज m dx प्लस n dy, मतलब कोई बच्चा ठीक से ध्यान नहीं दे रहा है। सो यहाँ से m बराबर -y एंड n बराबर आपका हो गया x, ये है, तो यहाँ से अब निकालेंगे mx, क्या था, -ny था ना यहाँ पे थ्योरम में, सो mx -ny, क्योंकि ये xy का फंक्शन है, तो -xy तो -2xy, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस लगा दो, ठीक है, तो -2xy हो गया -2xy, चेक करो भाई ठीक से कैलकुलेशन, तो ये -2xy, फिर से मैं कह रहा हूँ कांस्टेंट मल्टीपल तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा ही, तो कांस्टेंट -2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो बाकी ओके है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये वैसा हो गया, मैं ठीक से फिर से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो हम अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई से, 1/xy से, सो -1/x dx होगा प्लस 1/y dy होगा इक्वल टू 0, इस वाले को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम एक्स वाई से, तो ये बना। अब इसको क्या करोगे आप, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए, वो तो निकल गया, अब सॉल्यूशन निकालना है मुझे, सो यहाँ से डेल एम अपॉन डेल वाई निकालेंगे तो 0 ही हो जाएगा, डेल एन अपॉन डेल एक्स निकालेंगे 0 हो जाएगा, इक्वल तो आ गया, ठीक, ओके है। इस वाले फॉर्म में अब अगर मैं इसको लिखता हूँ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई टाइप का, तो इसमें ये हो जाएगा, इक्वल आगे एग्जैक्ट है, इसका मतलब दिस इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, और एग्जैक्ट है तो सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करोगे -1/x dx 1/y dy इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ध्यान दो, पहले y तो है ही नहीं, तो 1/x का माइनस ln(x) प्लस, अब 1/y, क्योंकि x का टर्म कोई है ही नहीं जिसको डिलीट करना है, तो ln(y) इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ गया ln(y) अपॉन x इज इक्वल टू 0, नहीं c लिखते हैं ना हम लोग कांस्टेंट में, क्योंकि इंटीग्रेशन के बाद एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है ना, तो y अपॉन x बराबर c e की पावर c, तो इसको c1 लिख के चलो, बाद में चेंज कर देंगे, आर्बिट्री कांस्टेंट यू कैन चेंज अकॉर्डिंग टू यू, तो यहाँ से आ जाएगा e की पावर c1 जिसका नाम c2 या c रख दो, तो y बराबर cx टाइप का आ गया। देखो ये सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो ओरिजिनल था वो भी या बाद में बना वो भी, इसका सॉल्यूशन आप चेक कर सकते हो, y बराबर cx इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। कुछ डाउट है तो बताओ, देखो बाकी एक एग्जांपल दे देता हूं, तुम लोग सॉल्व करके देख लो, ठीक है, इसी पे अगला एग्जांपल लिख देता हूं, क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करना है इसको, जो भी क्वेश्चन है ना अगला, मतलब अगला क्वेश्चन नंबर 2 है जो भी है, तो यहाँ से है जैसे 1 + xy इंटू वाई डी एक्स प्लस 1 - xy इंटू
एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0, यही है। सो 1 प्लस एक्स वाई वाई डी एक्स, 1 माइनस एक्स वाई एक्स डी वाई, ये आपके पास है। इसको सॉल्व करना, एक और लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, एक्स वाई साइन एक्स वाई प्लस कॉस एक्स वाई इंटू वाई डी एक्स प्लस एक्स वाई साइन एक्स वाई माइनस कॉस एक्स वाई इंटू में एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। दूसरा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना सिमिलर वे में, जैसे अभी मैंने सॉल्व किया क्वेश्चन, आप सिमिलर वे में सॉल्व करके देखो, या अभी चाहो तो सॉल्व कर लो और डाउट हो तो पूछो, ठीक है। देखो तो वाई डी एक्स एक्स डी वाई फॉर्म का है, और एम एक्स माइनस एन वाई जो है नॉन जीरो है, तो 1 अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई जो है वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, फिर उसको मल्टीप्लाई करो, फिर उससे सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व करके देखो सिमिलर वे में। सो 2 थ्योरम लिखा है। तीसरा थ्योरम जो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के, नेक्स्ट थ्योरम इज, अगला थ्योरम जो कहता है कि तुम बुक में प्रूफ भी देख सकते हो, आपको प्रूफ मिल जाएगा बुक में, हम प्रूफ नहीं लिख रहे हैं, प्रूफ थोड़ा हाई लेवल का होगा ना, तो प्रूफ में टाइम जाएगा, बस आपको रिजल्ट याद रखना है, उसको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो खुद ही याद हो जाएगा थ्योरम। सो ये थ्योरम कहता है कि मान लो ऐसा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है आपके पास, एम एक्स वाई डी एक्स प्लस एन एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू 0 इज सच दैट, ये इस तरीके से है कि 1 अपॉन एन, ठीक, एन यहाँ पे है वाई के साथ, 1 अपॉन एन डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स, दिस इज फंक्शन ऑफ एक्स ओनली। तो इसमें कांस्टेंट भी अलाउड होगा। फंक्शन ऑफ एक्स ओनली का मतलब वाई नहीं आना चाहिए, इसमें फंक्शन ऑफ एक्स ओनली में कांस्टेंट भी अलाउड होगा, ठीक है ना। सो कह रहा है दिस इज फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, देन तो मान लो इसका कुछ नाम, लेट से इसको कुछ नाम दे दूं, मान लो एच एक्स है, मान लो इसका नाम एच एक्स है, फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, देन कि जो हमारे पास आएगा e की पावर इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, तो यहाँ एच एक्स लिख देता हूं ना, एच एक्स डी एक्स, सो e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ एच एक्स डी एक्स इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो ये एक थ्योरम है। देखो मान लिया उसका नाम हमने एच एक्स रख दिया, इसका पैरेलल एक और थ्योरम है। पैरेलल क्या मतलब, वही जब x की जगह y हो जाएगा तो उसमें ये आएगा। इसके पैरेलल अगर दूसरा थ्योरम लिखता हूं तो उसमें ये होगा कि एम एक्स वाई डी एक्स प्लस एन एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू 0 इज सच दैट 1 बाई एम, फिर यहां आएगा डेल एन अपॉन डेल एक्स पहले आएगा, माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई इज फंक्शन ऑफ y ओनली, ठीक है। ये सिर्फ y का फंक्शन है, तो क्या होगा, सिमिलर वे में इसका नाम कुछ रख दो, है ना, इसका कुछ भी नाम रख सकते हो, मान लो g ऑफ y बोल दो अभी के लिए, ठीक है। सो नाउ देन क्या होगा, देन e की पावर इंटीग्रेशन जी वाई डी वाई इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो ये बहुत यूजफुल थ्योरम है, मतलब ज्यादातर क्वेश्चन में तुम ये लगा सकते हो। इवन इट्स नॉट लाइक एक क्वेश्चन में एक ही तरीका काम आएगा, तुम एक क्वेश्चन में कई सारे तरीके से कर सकते हो, मतलब जितने थ्योरम से क्या हो सकता है, एक क्वेश्चन में सारे थ्योरम वर्क करेगा, ऐसा हो सकता है, ठीक है। देखो
ढंग से पढ़ो, इस वक्त मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो दिमाग में मेथड बैठ जाएगा, नहीं तो तुम्हें सब नया नया सा लगेगा। जैसे एक दो एग्जांपल देखो इसका, क्वेश्चन है इसका, है ना। जैसे अभी के लिए मान लो क्वेश्चन नंबर मैं कितना लिख, कोई भी लिख दो, 1 लिख देता हूँ चलो, है ना। लेबलिंग मैं ऐसे ऑर्डर में नहीं करता पूरे पेपर का, एक एक टॉपिक में अलग अलग लेबलिंग है, तो पूरे क्लास का नहीं। सो यहाँ पे जैसे पहला क्वेश्चन इस थ्योरम पे बेस लिखता हूँ, तो ये जैसे क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स प्लस एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। अब पहले आप ये सोचो कि क्या पिछला 2 थ्योरम इसमें हम लगा सकते हैं? नहीं, थर्ड फोर्थ थ्योरम है, ये तीसरा था, ये चौथा वाला है। तो क्या इसमें हम लोग पहले 2 थ्योरम लगा सकते थे? चेक करो, पहला थ्योरम का कंडीशन था होमोजीनियस होना चाहिए, होमोजीनियस नहीं है ये। होमोजीनियस होने के लिए क्या कंडीशन है? ईच टर्म की डिग्री 2 इक्वल होनी चाहिए, यहाँ 2 2 1, होमोजीनियस तो नहीं है। होमोजीनियस फंक्शन होने के लिए ईच टर्म की डिग्री इक्वल होनी चाहिए, तो ऐसा तो नहीं है, होमोजीनियस नहीं है, तो पहला थ्योरम फेल हो गया। दूसरा थ्योरम वाला लिखा था एफ ऑफ एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई जहां हो एक्स इंटू वाई साथ में हो, फिर वहां था क्या था, वाई डी एक्स और एक्स डी वाई, तो एक्स डी वाई करोगे ये वाई अकेला हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे वाई निकाल नहीं सकते, तो दूसरा थ्योरम भी वर्क नहीं करेगा। तो ये जो क्वेश्चन मैंने बॉटम में लिखा हुआ है ना, ये पहला 2 थ्योरम इस पे काम ही नहीं करेगा, क्योंकि सब में इफ लगा हुआ है, इफ इज द अजम्पशन। तो पहले अजम्पशन अगर सेटिस्फाइड है तब कंक्लूजन को हम अप्लाई कर सकते हैं, तो पहले 2 थ्योरम का अजम्पशन ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो पहला 2 थ्योरम तो अप्लाई होगा नहीं। आपका ये वाला थ्योरम 3 और 4 अप्लाई हो सकता है, उसके लिए पहले आपको डेल एम अपॉन डेल वाई निकालना होगा। तो पहले तो ये चेक करोगे क्या ये एग्जैक्ट है कि नहीं है। हमारा क्वेश्चन क्या है, मैंने इसमें क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि इज चेक इफ इट इज एग्जैक्ट। जैसे अगर पूरा क्वेश्चन लिखूं कि पहले चेक करो इफ इट इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, पहला क्वेश्चन तो ये है। दूसरा, इफ यस देन सॉल्व, इफ नो then find integrating factor and then solve। एट द एंड पर्पस क्या है, सॉल्व करना, सॉल्यूशन निकालना। तो पहला क्वेश्चन है क्या इंटीग्रेट है ना, पार्ट इसमें पार्ट हो गया कि क्या ये एग्जैक्ट है, तो तुम या तो कहोगे यस या नो, अगर यस कर रहे हो तो सॉल्यूशन निकाल दो, नो कह रहे हो तो पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो फिर सॉल्व करो, ये है, ठीक है। तो ये हमारा पर्पस है ये थ्योरम्स पढ़ने का, कि अगर एग्जैक्ट नहीं हुआ तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, फिर उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक। तो देखो जरा इसको तुम सॉल्व करके बताओ सिंपल वे में। तो पहला 2 थ्योरम काम करेगा नहीं, ये 3 या 4 काम करेगा कोई। अब देखो 3 करेगा या 4 करेगा वो डिपेंड करेगा उस पर। देखो सो यहाँ से हम निकालेंगे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई है ना। सो हमारा जो क्वेश्चन है ये कुछ इस टाइप का हो गया कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, तुम लोग भी लिखो जो मैं लिख रहा हूँ, खुद से कैलकुलेशन करो और फिर बीच में पूछो अगर कहीं कन्फ्यूजन हो। डेल एम अपॉन डेल वाई निकालते हैं तो 2y प्लस 0, ठीक, एंड डेल एन अपॉन डेल एक्स निकाल लेते हैं, एन डेल एन अपॉन डेल एक्स, तो ये y आ गया। तो आपको सिंपली आपको समझना, खुद से दिमाग लगाना है कि मुझे अभी मैं अलग अलग निकाल लिया, इससे पता चल गया दोनों इक्वल नहीं है तो नॉट एग्जैक्ट, ये तो आ गया। तो पहला था यस, तो यस वाला हमारा पार्ट गलत हो गया, नो। तो हमें अब ये नो वाला तो इस पार्ट में जाना है सेकेंड वाले तरीके से, तो मुझे अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होगा इसमें, तो एग्जैक्ट तो नहीं है, नहीं है तो अब आप खुद सोचो क्या तरीका काम करेगा। तो डिफरेंस लेंगे और n से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का फंक्शन आना चाहिए, डिफरेंस लेंगे और y से m से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y का फंक्शन होना चाहिए। आप खुद सोचो कि क्या तरीका ठीक रहेगा, है ना। तो यहाँ ऑब्वियसली मुझे लग रहा है कि n से मल्टीप्लाई करना करके पहले डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस तो y का फंक्शन आएगा, ये तो डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स निकालेंगे तो डिफरेंस है तो y आएगा या माइनस y आएगा। और अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो कुछ नहीं होगा, अच्छा इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो फंक्शन ऑफ x ओनली बचेगा, तो मतलब पहला वाला थ्योरम 3 अप्लाई होगा इसमें, समझ रहे हो ना। ये तो आपने बहुत सारे पढ़े हैं कि थ्योरम्स बहुत सारे हैं, तो पहले देखना है कौन सा थ्योरम कहाँ लगाना है ना, तो यही तो हमें डिसाइड करना है। सो जैसी प्रॉब्लम वैसा अप्रोच लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या करना है, सो हमें सोचना पड़ेगा अच्छा तो मुझे क्या करना होगा, ये लगाना होगा 1 अपॉन, पहले डिफरेंस ले लो, है ना। तुम पहले डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स निकालो तो ये वाई हो गया, या अगर उल्टा करते डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई तो माइनस वाई आता।
अब तुम खुद सोचो क्या ठीक रहेगा, मतलब ये 3 4 का स्टेटमेंट याद है, तो n से मल्टीप्लाई करने पे x का फंक्शन आना चाहिए, और अगर दूसरे वाले को m से मल्टीप्लाई डिवाइड है ना, n से डिवाइड करोगे, 1/n से मल्टीप्लाई मतलब n से डिवाइड। सर इंटीग्रेटिंग फैक्टर x आया है। अच्छा x आ गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा हम अभी चेक कर रहे हैं, तो हम n से डिवाइड करते हैं, सही रहेगा, तो n से डिवाइड करते हैं। सो 1/n जब लिखेंगे तो मुझे डेल m अपॉन डेल वाई माइनस डेल n अपॉन डेल एक्स चाहिए। तो ये हो गया y और n है xy जो कि 1/x हो गया। सो ये आपका आ गया वो जो फंक्शन हमने लिखा था वो। अब हमने कहा है कि e की पावर है ना, तो इसका नाम मैंने वहां पे hx रखा था, जो भी है ना, तो e की पावर इंटीग्रेशन hx dx, ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। सो e की पावर इंटीग्रेशन 1/x dx, e की पावर ln x, और e और ln एक दूसरा इनवर्स फंक्शन है, कैंसिल हो जाएगा, तो x बचा, तो x इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर जी। ठीक है, तो यहाँ आंसर आ गया x इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब क्या करेंगे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एग्जैक्ट हो जाएगा। पहले एग्जैक्ट नहीं था, अब मैं क्या करूंगा, x से मल्टीप्लाई करूंगा तो एग्जैक्ट हो जाएगा ये। अब तो एग्जैक्ट हो जाएगा तो फिर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है जी, देखो तो मल्टीप्लाई करो x से, तो जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो नाउ हमारा बनेगा एक्स क्यूब एक्स वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई 0, यही आ गया। नाउ अब ये एग्जैक्ट होगा, आप चेक कर सकते हैं, दिस इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ यू कैन चेक डेल एन अपॉन डेल वाई, मतलब चेक करने की जरूरत नहीं है, वो तो पता है एग्जैक्ट होना ही है, बस वेरीफाई कर रहे हैं। तो ये निकालोगे तो 2xy हो जाएगा, डेल एन अपॉन डेल एक्स, तो ये भी 2xy हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वल आ गया, एग्जैक्ट है। सॉल्व कैसे करना है, तो पहले वाले पार्ट को एज इट इज इंटीग्रेट करो, y को कांस्टेंट समझ के x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो। दूसरे वाले में एक्स स्क्वायर वाई डी वाई बराबर सी होगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसको हम करेंगे इग्नोर, क्योंकि इसमें x आ गया, तो x वाले टर्म को इग्नोर करना है, तो अब सीधा डिलीट करना है मतलब। तो ये आ गया x की पावर 4/4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3, इसको इग्नोर करना, इक्वल टू सी। अब थोड़ा और सिंप्लीफाई करना तो मल्टीप्लाई कर दो, कांस्टेंट से गायब हो जाएगा डिनोमिनेटर्स। तो दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, सो जो क्वेश्चन हमने यहाँ से स्टार्ट किया था उसका ये सॉल्यूशन है। कोई डाउट है तो बताओ। तो इस तरीके से पहले आपको इंटीग्रेट, आपको समझ आ रहा होगा हर अप्रोच में क्या है, या तो एग्जैक्ट है या नहीं है तो सीधा सीधा सॉल्व कर लो, नहीं है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो फिर सॉल्व करो। और ये अकेला अप्रोच ना हर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने की पावर रखता है। तुम्हें वेरिएबल सेपरेबल नहीं भी आता, कोई दिक्कत नहीं, होमोजेनियस वाला जो पढ़ाया नहीं आता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस, रिड्यूसिबल से वेरिएबल नहीं भी आता तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। ये अकेला हर टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर सकता है। यहाँ मेन चैलेंज है करेक्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना, उसके लिए बहुत सारे थ्योरम्स हैं, तो आपको ये जानना पड़ेगा विच थ्योरम इज सुटेबल टू फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और उससे हो जाएगा। तो जितने भी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, वो इजीली इस तरीके से निकल जाएगा। मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर ढूंढना बस चैलेंज है यहाँ पे। ठीक है, समझ रहे हैं। तो ये 4 हमने तरीका बताया आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर ढूंढने के, और मेनली यही है। एक क्वेश्चन और करके देखो, एक ये आप करो, जैसे अभी के लिए दूसरा क्वेश्चन बोल देता हूं। दिस क्वेश्चन इज एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x क्यूब प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0। इसको सेम तरीके से सॉल्व करो आप। तो मैं फिर से आपको बताऊं कि ये डिग्री 3 वाला ये डिग्री 2 वाला, तो पहला थ्योरम फेल हो जाएगा, होमोजीनियस तो है नहीं। दूसरा थ्योरम कह रहा था कि एफ एक्स वाई f1 x इंटू वाई होना चाहिए, तो x इंटू वाई का फंक्शन तो है नहीं है, और यहाँ y dx भी नहीं है, तो दूसरा थ्योरम भी फेल हो जाएगा। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा क्या थ्योरम वर्क करेगा। तीसरा थ्योरम है कि डेल एम अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल एक्स निकालो, डिफरेंस लो, फिर देखो m से डिवाइड करोगे n से डिवाइड करोगे इसके अकॉर्डिंग, एंड देन यू अप्लाई। ट्राई करके देखो, अगर थ्योरम नहीं लिखो तो पहले लिख लो ये थ्योरम, है ना,
ताकि तुम तब समझ पाओगे कि अप्लाई कैसे करना है। ये थ्योरम लिख लो, यही थ्योरम लगेगा, 3 या 4 लगेगा, आपको देखना है 3 लगेगा या 4 लगेगा, ठीक है। अब 1 2 ऊपर था, सो 3 या 4 जो भी लगता है उसको लगाओ और सॉल्व करो, ठीक है। ये लिख लिया, इधर जो था ये तो 2 था, जैसे यहाँ पे थ्योरम इसको 2 कर देता हूँ, और ये वाला थ्योरम 1 था, दिस वाज थ्योरम 1। 4 तरीके अभी मैंने आपको बताया इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के, ठीक है, 4 तरीके हैं। तो ये 4 आज रखना, इसी चारों से हो जाएगा आपका, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये अभी के लिए सॉल्व करो, ये एग्जैक्ट का भी मैं लास्ट ही क्वेश्चन है समझो, अब आगे भरूंगा मैं। तो ये 4 मेनली जो तरीका है जिससे आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। और भी तरीके हैं, जैसे लिखा देता हूँ और भी अगर चाहो तो। सो चलो एक और क्वेश्चन लिख देता हूँ, थोड़ा सा एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन पूछ लेता है। मान लो बोलेगा इफ, ऐसा पूछेगा आपसे कि x की पावर m इंटू वाई की पावर इन इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इस तरह से वाई स्क्वायर प्लस 2x² वाई इंटू डी एक्स प्लस 2x³ माइनस एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। देन पहला पार्ट है फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स एन, फाइंड वैल्यू ऑफ m एंड n। दूसरा पार्ट है फाइंड जनरल सॉल्यूशन, फाइंड जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन अभी आपको सॉल्व करना है। फिर आएंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे और बर्नौली पे। फिर आज फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे जी। सर सेकंड वाले क्वेश्चन में थर्ड वाली थ्योरम लगाई तब तो नहीं आया, तो फोर्थ वाली थ्योरम लगाई तो 6 आ रहा है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ओके ठीक है। तो 6 कांस्टेंट इज अ फंक्शन ऑफ x फंक्शन ऑफ y बोथ। तो जब 3 फेल हो गया ना तो मतलब ये फंक्शन ऑफ y होगा, अगर आपने फोर्थ लगाए हैं। सो 6 कैन बी कंसिडर्ड एज फंक्शन ऑफ y, तो नो प्रॉब्लम। तो e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ 6 dy, ओके सर। तो e की पावर 6y जो होगा वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा यहाँ पे, इसका मतलब तो आपका e की पावर 6y जो होगा वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा देन। सही है, आंसर सही है, यही है e की पावर 6y, ठीक है ना। तो e की पावर 6y इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो यहाँ 1 2 3 काम नहीं करेगा, 4 थ्योरम यहाँ पे काम करेगा, ठीक है। तो आपको ये 4 थ्योरम ही याद रखना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए, इससे ही काम हो जाएगा आपका। नहीं तो ये भी एक अप्रोच होता है कई बार, अगर आप, ये तो गेसिंग वर्क हो गया टाइप का, जो थर्ड थ्योरम थर्ड क्वेश्चन लिखा है ना, ये भी एक थ्योरम टाइप का ही है कि हम मान लेते हैं कि अलजेब्रिक इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, तो एम एन निकाल लेंगे हम अकॉर्डिंग टू, आपको पता है कैसे निकालेंगे। तो वही आपको यहाँ पे ट्राई करना है कि एम एन क्या है, जनरल सोल्यूशन क्या है। ये फाइंड कीजिए, दोनों क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, अगर आप कर पा रहे हैं तो अच्छा है, और फिर इसको मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व भी कर लेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई कीजिए, फिर आप जानते हैं कि वो एग्जैक्ट बन जाएगा, एग्जैक्ट बन जाएगा तो सॉल्व करना आसान है, तो सॉल्व कर लीजिए, जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। देन थर्ड क्वेश्चन ट्राई कीजिए, जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है 2 and 3, वो ट्राई कीजिए।
सर ये क्वेश्चन नंबर 3 में dy के साथ 2x³ माइनस xy है ना? जी जी, एक मैं चेक कर लेता हूँ। तो जी 2x³ माइनस XY, हाँ ओके ओके। 2x³ माइनस XY। तो आपको 3 में mn निकालना है। सर m का वैल्यू आ रहा है -3/2 और n का 1/2। अच्छा, m -3/2 n 1/2। बाकी लोग एग्री करते हैं? देखिए आपका भी यही आ रहा है क्या? बाकी लोग कर पा रहे हो? मैं सॉल्व करूं? देख लो। सर एक बार सॉल्व करके दिखा दो। कौन सा वाला? आ नहीं रहा। ये सर थर्ड थ्योरम क्वेश्चन। 3 और 4 तो नहीं लग रही है इसमें। थर्ड क्वेश्चन ना? हाँ सर। यस सर। अच्छा, एक मिनट। तो इसमें सिंपल है कि
देखो, तो इसमें क्या करना है, आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर का डेफिनेशन तो पता ही है, वो लगाना है एक्चुअली। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का डेफिनेशन, थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ जी, ठीक है। इंटीग्रेटिंग का डेफिनेशन क्या कहता है, कोई फंक्शन इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एग्जैक्ट हो जाएगा। अभी आप चेक करेंगे ये एग्जैक्ट नहीं होगा, और होगा भी तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी ये एग्जैक्ट नहीं होगा, आप चेक करेंगे तो, है ना। वाई के डेफिनेशन करेंगे, यहाँ 2y प्लस 2x स्क्वायर आ जाएगा, वहां से x से करेंगे तो माइनस वाई आएगा। तो इंटीग्रेटिंग ये एग्जैक्ट तो नहीं है, तो लेकिन ये है कि हम x की पावर m y की पावर n मल्टीप्लाई कर देंगे तो इंटीग्रेट ये हो जाएगा एग्जैक्ट बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। सो x की पावर m y की पावर n मल्टीप्लाई की, मैं सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दूं, तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई करूंगा तो y की पावर n प्लस 2 x की पावर m प्लस 2 x की पावर m प्लस 2 y की पावर n, इसके साथ रहेगा dx, फिर 2x की पावर m प्लस 3 y की पावर n, यही रहेगा, माइनस x की पावर m प्लस 1 y की पावर n प्लस 1। चेक करना, कैलकुलेशन एरर हो तो बताना, ठीक है। मैंने क्या किया, x की पावर m y की पावर n पूरे टर्म में मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, डन। तो यहाँ गलती हुआ है सेकेंड टर्म में, n प्लस 1 नहीं होगा, देखो y था ना पहले से यहाँ पे, तो y की पावर n प्लस 1 होगा, ठीक, यहाँ एंड m प्लस 3 y की पावर n एज इट इज, यहाँ m प्लस 1 n प्लस 1, ठीक है। अब देख लो, इसमें अगर जो मैं कर रहा हूँ खुद तुमसे करके देखो, तो वो सेम होगा तो इसका मतलब सही है। तुम आंख बंद करके लिखोगे तो उससे सीखने को नहीं मिलेगा, खुद से कैलकुलेशन करो, फिर देखो कहाँ पे मैच नहीं कर रहा है और क्यों मैच नहीं कर रहा है ना। तो अब ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, दिस इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एग्जैक्ट का डेफिनेशन जानते हो आप कि इसको डिफरेंशिएट करोगे y के रेस्पेक्ट में तो इक्वल रख दो, इसको डिफरेंशिएट करके x के रेस्पेक्ट में, है ना। सो नाउ इट इज लाइक m dx प्लस n dy, है ना, m dx प्लस n dy इक्वल टू 0, और ये एग्जैक्ट है तो इसका मतलब डेल m अपॉन डेल y इक्वल होगा डेल n अपॉन डेल x के। देखो इक्वल कर दो, और नहीं m में नहीं आ जाएगा, कंपेयर करके, जस्ट कंपेयर करना है तो करो मल्टीप्लाई। तो मैं इसको m को डिफरेंशिएट करूँगा y के रिस्पेक्ट में, तो आ जाएगा n प्लस 2 x की पावर m y की पावर n प्लस 1 प्लस 2 इंटू n प्लस 1, 2 इंटू, अपना खुद कैलकुलेशन करो, फिर मैच करो जो मैं लिख रहा हूँ क्या आपका भी वही आ रहा है, y की पावर n, ठीक। ये हो गया लेफ्ट साइड इक्वल टू n को x के रेस्पेक्ट में, है ना। तो यहाँ 2 टाइम m प्लस 3 x की पावर m प्लस 2 हो जाएगा y की पावर n, माइनस जब मल्टीप्लाई करेंगे x के रेस्पेक्ट में ना, नहीं सॉरी, मतलब x में इन डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम लोग, है ना, डिफरेंशिएट डेल एन अपॉन डेल एक्स। सो हो गया, तो यहाँ से आ जाएगा m प्लस 1, क्योंकि यहाँ केयरफुल रहना पड़ेगा, वो कैलकुलेशन एरर हो सकता है क्योंकि ये जस्ट हम, है ना, ये हो जाएगा, देख लीजिए। अब क्या करोगे, जैसे अब आपको इक्वल टर्म वाले जो मतलब कोएफिशिएंट इक्वेट करना है, तो यहाँ x की पावर m प्लस 2 y की पावर n है, यहाँ x की पावर m प्लस 2 y की पावर n दिख रहा है, तो इसके कोएफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या मिलेगा मुझे मिलेगा 2 टाइम n प्लस 1 इज इक्वल टू 2 टाइम m प्लस 3, एंड अब आप देखो कि यहाँ x की पावर m y की पावर n प्लस 1, x की पावर m y की पावर n प्लस 1, इसके कोएफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। सो n प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ m प्लस 1। अब क्या इन टू इक्वेशंस, टू वेरिएबल को सॉल्व करके क्या आप लोग मुझे बता सकते हो m क्या आएगा n क्या आएगा? बस यही आंसर है, बताइए m क्या और n क्या है। सो ये रहा क्वेश्चन और ये रहा सॉल्यूशन। सो m निकालिए, n निकालिए, क्या होगा। एक हिट एंड ट्रायल टेक्निक है ये भी, मतलब 4 थ्योरम लिखा है, 5वां थ्योरम ये भी लिखा सकता था मैं, कि इफ यू बिलीव और इफ यू सस्पेक्ट, है ना, और इफ यू गेस x raised to power m or y raised to power n may be the integrating factor, then you find suitable m and n and then you can proceed like earlier. सर लास्ट इक्वेशंस को सॉल्व करने में गलती हो गई है। अच्छा कोई बात नहीं, एटलीस्ट ट्राई तो किया आपने, कोई दिक्कत नहीं, बाकी लोग सॉल्व कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बताइए। सर इसमें थ्योरम 3 और 4 से नहीं होगा ये क्वेश्चन? नहीं, क्योंकि इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर स्पेसिफाइड है, तो आपको कोई थ्योरम नहीं लगाना है, ये क्वेश्चन ही सजेस्ट कर रहा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको, तो आपको उसी, क्योंकि mn आप कैसे निकालोगे उस तरीके से, यहाँ थ्योरम 1 2 3 4 काम नहीं करेगा,
1 2 तो ऐसे ही लगना है, 3 4 भी यहाँ नहीं लगाने हैं, क्योंकि हमें कहा है कि बता रखा है कि x की पावर m y की पावर n टाइप का इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो mn बताओ, हम यहाँ डेफिनेशन लगाएंगे। उस मैंने कहा एक डिफरेंशियल इक्वेशन इनफाइनाइटली मेनी इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो सकता है, तो हो सकता है थ्योरम 3 4 जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर देगा वो इससे अलग हो सकता है 1/xy आ जाए, या कुछ अलग आ जाए, e की पावर xy आ जाए, e की पावर x मतलब टाइप का, या e की पावर 2i टाइप का समथिंग आ जाएगा, तो इस पे फिट ही नहीं बैठेगा। तो यहाँ इसने सजेस्ट कर दिया इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, तो हमें उसी से आगे बढ़ना है। सब हाँ अब आ रहा है m इजिकल टू -5/2 और n इजिकल टू -1/2। ठीक है, बाकी लोग देखिए क्या आ रहा है आपका। सो ये है इस तरीके से, इसमें जो आंसर है 2x - x वाला था ना, अल्फा बीटा इसने लिया हुआ है, तो अल्फा इसका आया है सर m 5/2 और n 9/2। अलग अलग आ रहे हैं, ऐसे कैसे भाई? 5/2 9/2 चेक करो ठीक से कैलकुलेशन सब लोग, 2 इक्वेशन 2 अननोन है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सो अब सही क्या है क्वेश्चन, ये इसमें दूसरा तरीके से सॉल्व किया, मतलब क्वेश्चन दूसरा था, मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया था, तो इसलिए एग्जैक्ट आंसर नहीं पता चलेगा मुझे। चलो मैं सॉल्व करके देखता हूँ, तो हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलता है देखते हैं। सो हमारे पास 2 इक्वेशंस है, ये 2 2 तो कट जाएगा, सो n माइनस m इज इक्वल टू 2 आ जाएगा पहला इक्वेशन। दूसरे से लिखेंगे n प्लस m, चेक करो कैलकुलेशन, 2 - 1 1 हो जाएगा, होगा ऐसा जी? चेक कर लो, n माइनस m, अच्छा यही माइनस वही आ रहा है, अच्छा तो इसको आप ऐड कर लीजिए। सो 2n इज इक्वल टू 3, मेरा तो कुछ तीसरा ही आ गया, कैलकुलेशन चेक करो, मैंने सही कर रहा हूँ मैं, 3 - 1 2 ना, n माइनस m, एंड यहाँ से n सेकंड इक्वेशन में इक्वल टू -3 आएगा, किसमें? सेकंड इक्वेशन। हाँ सेकंड वाले इक्वेशन। हाँ, ये मैं गलत कर रहा हूँ वही। सो यहाँ से ये आ जाएगा है ना, क्योंकि +2 उधर गया तो -2, -1 पहले से है, राइट? तो ऐड कर देते हैं, 2n इज इक्वल टू -1, तो n इज इक्वल टू -1/2, ठीक। एंड अब किसी एक इक्वेशन में n रख दो आप, तो m आ जाएगा -3 - n -3 + 1/2, सो -5/2, ठीक है, तो ये सही है, m बराबर -5/2 एंड n बराबर -1/2, सो दिस इज द करेक्ट आंसर, इस तरह से आ गया। अब मे भी आप थ्योरम 4 5 लगाएंगे तो यही आंसर आए, बट श्योरिटी नहीं है उसकी, मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब मैं श्योर नहीं हूँ, आप देखो शायद उससे भी करके हो सकता है यही आंसर आता हो मे बी, बट इसकी श्योरिटी नहीं है ना, क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर यूनिक नहीं होता, इन्फाइनाइटली मेनी हो सकता है, तो जो सजेस्टेड है उसके अकॉर्डिंग काम करना है। इसलिए आप देखेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर बहुत कम ही पूछे जाते हैं, अब पूछा भी जाएगा तो आपको पहचानना, या तो ऑप्शन से मल्टीप्लाई करके देख लो, है ना, या इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक थ्योरम से एक ही टाइप का इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलेगा, बट एक ऑप्शन में हो सकता है चारों के चारों ऑप्शन इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो, और एक थ्योरम को एक ही सजेस्ट करेगा, है ना, ये चीज है। ठीक है, तो ये तो स्टोरी हो गया एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का। अब हम आगे बढ़ते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे, ठीक है। सो हम आते हैं फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी हम बात कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर, आगे मैं जो डिस्कस करूंगा वो सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अगले क्लास में, क्योंकि अभी हम जो भी बात कर रहे हैं पिछले कुछ क्लासों में सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं। फर्स्ट ऑर्डर मतलब जहां सिर्फ dy/dx इन्वॉल्व है। अगले क्लास में सेकंड ऑर्डर डिस्कस करेंगे जहां d2y/dx² आएगा। सो हम लोग बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। सो फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसका, स्टैंडर्ड फॉर्म, तो डिफरेंशियल इक्वेशन सेट टू बी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इफ एंड ओनली इफ एंड इट कैन बी रिटन एज अ स्टैंडर्ड फॉर्म, ऐसा होता है। अगर मैं वर्ड में लिखूं तो
कि डिफरेंशियल इक्वेशन मान लो ऐसा है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स वाई या एम एक्स वाई डी एक्स प्लस एन एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू 0 is said to be linear differential equation, है ना, if and only if it can be written as dy by dx plus some फंक्शन पी एक्स इंटू वाई। ये क्लास 12th में भी है, तो जो मैं अभी करा रहा हूँ ये क्लास 12th के एनसीईआरटी में जिन लोगों ने कर लिया उनको याद होगा, उनको बेटर समझ आएगा। और या तो ऐसा हो या डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी वाई इंटू एक्स बराबर क्यू वाई। सो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, या तो आप इस फॉर्म में लिख सको या फिर इस फॉर्म में लिख सको। फर्स्ट ऑर्डर का जनरल फॉर्म ये होता है ना, लेकिन इसको रिड्यूस करके आप अगर इस फॉर्म में लिख पा रहे तो मतलब वो लीनियर है, ठीक है। अब दो फॉर्म है तो उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्यूशन लिखना है। तो इसका जो सॉल्यूशन प्रोसीजर होता है, इसको वापस हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर हम ऐसा बना दे तो ये एग्जैक्ट नहीं होगा। तो एग्जैक्ट बनाने के लिए क्या होता है, तो मैं प्रूफ पार्ट में नहीं जा रहा हूं, हम प्रूफ कर सकते हैं। जैसे मैं आपने देखा होगा एनसीईआरटी में लिखता है कि आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर लो e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स डी एक्स से। ये जो थ्योरम 3-4 है ना उससे आ जाएगा, ये थ्योरम 3 से आ जाएगा, और ये वाला पार्ट थ्योरम 4 से आ जाएगा। तो आप प्रूफ अगर लिखेंगे तो थ्योरम 3 से इसका प्रूफ आ जाएगा कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये क्यों है, और इसको देखेंगे तो थ्योरम 4 से आपको इसका प्रूफ आ जाएगा कि इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर इंटीग्रेशन पी वाई डी वाई आएगा, थ्योरम 3 या 4 से। ये थ्योरम 3 से, ये थ्योरम 4 से, ये हो जाएगा जो ऊपर लिखाया मैंने। क्योंकि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए डी वाई को, तो क्या आ जाएगा, समथिंग इनटू डी वाई, है ना, और मतलब एक क्रॉस मल्टीप्लाई करके पी एक्स वाई माइनस, और फिर आप थ्योरम 3 लगा दीजिए तो आपको ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलेगा। अब लगा के देखिए चाहे तो पहले उसके लिए आपको इस फॉर्म में लाना पड़ेगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस फॉर्म में लाना पड़ेगा, फिर आपको डेल एम अपॉन डेल वाई डेल एन अपॉन डेल एक्स निकाल के डिफरेंस लेके 1 अपॉन एन करके करना पड़ेगा, तो उससे ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। और ये है ना, क्योंकि 12th क्लास में आप अक्सर सोचते हैं आया कहाँ से, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता क्या है, ये आया कहाँ से, वहाँ अक्सर ये क्वेश्चन रह जाता है 12th क्लास में, क्योंकि उसकी उतनी स्टोरी नहीं है। अभी आपको अभी चूंकि इतना मैंने एग्जैक्ट पढ़ाया और इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको पता है कि कैसे आएगा, आप सिंपली इसका प्रूफ थ्योरम 3 से लिख पाएंगे और इसका थ्योरम 4 से लिख पाएंगे, ठीक है। सो ये आ जाएगा, मतलब कह रहा हूँ 1 अपॉन एन डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स निकालेंगे तो पी एक्स आएगा, इसलिए इसका इंटीग्रेटिव ई की पावर इंटीग्रेशन। यहाँ पे आप 1 अपॉन एम डेल एम अपॉन डेल वाई डेल एन अपॉन डेल क्या लिखते हैं वाई माइनस डेल एम अपॉन डेल एक्स निकालेंगे तो ये पी वाई आएगा, और इसलिए इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये है बाई थ्योरम 3 और 4। अब इसका सीधा सीधा मतलब हम सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं एग्जैक्ट वाले तरीके से कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एग्जैक्ट हो जाएगा और एग्जैक्ट से सॉल्यूशन आ जाएगा। तो सीधा सीधा मैं क्लास 12th में जैसे लिखता है कि जनरल सॉल्यूशन इज, आप सीधा याद कर लो। सो ये है प्रूफ, वैसे एग्जैक्ट जैसे एग्जैक्ट को सॉल्व करते हैं वैसे कर सकते हैं आप। अभी उस फॉर्म में ले आइए, इससे मल्टीप्लाई कीजिए, देन एग्जैक्ट वाले तरीके से सॉल्व कीजिए। तो जनरल सॉल्यूशन इज ये आपका आ जाएगा, क्या लिखते हैं आप लोग 12th क्लास में, पहले वाले फॉर्म का सॉल्यूशन होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, हमने क्लास 12th की बुक पढ़ी है। फिर क्या होता है यहाँ पे qx इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी। सो ये आपको सॉल्यूशन है, दिस इज जनरल सॉल्यूशन, ये इस वाले का है। और इसका जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे तो क्या लिखते हैं हम लोग, सो इसका लिखते हैं x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर फिर डी वाई प्लस सी। सो ये वाला सॉल्यूशन है दूसरे टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो ये जो पर्टिकुलर केस है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का, इसकी सारी स्टोरी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से डिराइव की जा सकती है, ठीक है। तो ये सिंपल सी स्टोरी है जो क्लास 12th के एनसीईआरटी में इतना लिखा है जितना मैंने लिखा है, ठीक है, वही मैंने रिपीट, बाकी एग्जैक्ट से आ जाएगा, एग्जैक्ट का ये पर्टिकुलर फॉर्म है स्पेशल फॉर्म कह सकते हैं, क्योंकि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं उस फॉर्म में लाऊंगा तो वापस एग्जैक्ट ही हो जाएगा ये, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करने के बाद फिर यही सोल्यूशन ड्राइव किया जा सकता है, ठीक है। नाउ ठीक है ना, तो इस पे क्वेश्चन सॉल्व करके देख लो एक दो, किसी को डाउट है कुछ पूछो। इसके लिए क्लास 12th में एनसीईआरटी डिफरेंशियल इक्वेशन जाओ, उसमें आई थिंक लास्ट एक्सरसाइज यही है, 9.6 एक्सरसाइज है एनसीईआरटी 12th क्लास में, उसमें जाके पढ़ो थ्योरम, एग्जाम्पल सॉल्व करो, एक्सरसाइज सॉल्व करो, फिर आपको अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा सॉल्व करने में।
ठीक है, तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ। ओके, तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाए हैं 12th क्लास में। 12th क्लास में वेरिएबल सेपरेबल है, होमोजेनियस है और लीनियर है ना। हमने ये भी पढ़ाया रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, एग्जैक्ट क्या है ना, ये है। तो ये हमने एक्स्ट्रा डिस्कस किया है, बाकी 12th वाला ही है। तो इस पर एक दो क्वेश्चन कर लो, अभी टाइम है, सो टाइम तो काफ़ी है ना। सो अच्छा, बर्नौली बताना है ना, तो इसके एक दो क्वेश्चन कर लो। जैसे मैं अगर एक क्वेश्चन लिखूँ इसका, सो अभी फिर से मैं क्वेश्चन 1 लिखता हूँ इस पार्ट पे। सो है ना, प्रूफ आपको बुक में मिल जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन है cos x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 1। तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म बना के ही दे रखा है लगभग। अगर मैं इसको cos x से डिवाइड कर दूं पूरी इक्वेशन को, तो क्या हो जाएगी ये डी वाई बाई डी एक्स प्लस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। सो एक्स टैन एक्स प्लस 1 इंटू वाई बराबर 1 अपॉन कॉस एक्स सिकेंट एक्स। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया जो हमने अभी देखा था। क्या था स्टैंडर्ड फॉर्म? डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। ठीक, अब इसका अगला स्टेप होता है सीधा सीधा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना। तो ई की पावर इंटीग्रेशन पी एक्स डी एक्स, तो ई की पावर इंटीग्रेशन पी एक्स है आपका एक्स टैन एक्स। इंटीग्रेट कर पाओगे? करो। तो अच्छा एक मिनट, हमने यहाँ पे कुछ लिखने में गलती किया, एक्स कॉस एक्स था एक्चुअली। एक मिनट, एक्चुअल क्वेश्चन जो मैंने यहाँ से लिखा है लिख के वहाँ एक्स था, तो ये एक्स मिस किया मैंने। तो डिवाइड करेंगे एक्स कॉस एक्स से, तो यहाँ पे चेंज आएगा, है ना। तो एक मिनट में थोड़ा चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स कॉस एक्स था एक्चुअली, तो क्या हो जाएगा, एक्स कट जाएगा, सिर्फ टैन एक्स प्लस 1 बाई एक्स इंटू वाई और 1 अपॉन एक्स कॉस एक्स। तो चलो ऐसे लिख देता हूँ 1 अपॉन एक्स कॉस एक्स या सिक एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, तो ये बन जाएगा पी एक्स क्या है, तो इंटीग्रेशन ऑफ टैन एक्स प्लस 1 बाई एक्स डी एक्स। ये सब क्लास 12th में है, तो आप जो लोग सॉल्व किए हैं ऑलरेडी उनको इजीली पता है, जो नहीं किया अभी फिर से सॉल्व कर लो तो दिमाग में रहेगा। टैन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है जी, लॉग साइन एक्स। सो लॉग ln लॉग sec x टैन एक्स का इंटीग्रेशन sec x होता है ना, लॉग सेक एक्स या सिर्फ सेक एक्स? ln सर log sec x होगा ना? log sec x। अच्छा एक मिनट, वही मैं कह रहा हूँ। तो लॉग साइन एक्स कॉट का होता है? हाँ अच्छा, कॉट का, एक मिनट। हाँ जी cot जी, का cot का होता है log ठीक है, sin हाँ x। ठीक है, थैंक यू। तो लॉग सेक एक्स प्लस लॉग एक्स, ओके। तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो इसको अलग अलग कर लोगे, ई की पावर लॉग सेक एक्स इंटू ई की पावर लॉग एक्स, अलग अलग कर लो, तो एक बचेगा सेक एक्स एंड x sec x। हाँ एक्स सेक एक्स जी। सो यहाँ से आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे, सो जनरल सॉल्यूशन कि y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर q 1 अपॉन एक्स कॉस एक्स इंटू एक्स सिकेंट एक्स डी एक्स प्लस में c, यही आएगा। सो एक्स वाई सेक एक्स, यहाँ से एक्स एक्स कट जाएगा, कॉस ऊपर चला जाएगा, सेकेंड स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। सो यहाँ से आपके पास एक्स वाई सेक एक्स और सेकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x प्लस सी। तो ये आंसर है। और थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहो तो आप y निकाल सकते हो, तो y निकालोगे तो यहाँ आ जाएगा tan x प्लस सी, फिर कुछ कंडीशन दे देगा तो c भी निकल जाएगा, है ना। सो ये है tan x प्लस सी अपॉन x सेक x, इस तरह से कुछ देख लो। तो ये सब आप जानते हो ऑलरेडी, ये सब 12th क्लास में था, इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है। एक और करके देखो, जैसे जरूरी नहीं स्टैंडर्ड फॉर्म में देगा, कई बार आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में खुद लाना पड़ेगा। जैसे नेक्स्ट है, दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूं, ठीक है ना, ये खुद से सॉल्व करके आप देख लो। सो दूसरा लिखता हूं इस फॉर्म पे, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन है 1 प्लस एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी वाई एंड प्लस में y प्लस वाई क्यूब
एक मिनट, dy dy 2 बार क्यों लिखा है? एक मिनट, ये मिस्टेक है थोड़ा सा। मिस्टेक कहाँ है? ठीक है, ये dx होगा फिर, dx बराबर 0, ये सॉल्व करना। अब देखो इस तरह क्वेश्चन आप एग्जैक्ट वाले तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। अभी आप चेक करोगे एग्जैक्ट शायद नहीं होगा, अगर करेंगे एग्जैक्ट, देखो एग्जैक्ट होगा 1 + y² 1 + 3y², तो एग्जैक्ट नहीं होगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के उस तरीके से भी आंसर आ जाएगा। लेकिन अभी हम लीनियर पढ़ रहे हैं, मतलब एग्जैक्ट अभी एग्जैक्ट नहीं है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे, थ्योरम 3 या 4 यहाँ पे काम करेगा। थ्योरम 3 4 से इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा और फिर उससे सॉल्यूशन निकाल सकते हो। दूसरा तरीका है लीनियर लगा लें हम, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ उससे भी हो जाएगा सॉल्व। थ्योरम 3 या 4, तो आप चाहो तो दो तरीका इसमें है, आप एक थ्योरम 3 या 4 कोई एक है ना, आप चाहो घर पे एक्सपेरिमेंट करो तो सीखोगे, उससे सॉल्व करो क्या आता है, और एक तरीका है कि लीनियर फॉर्म में ला के सॉल्व करो तो उससे क्या आता है, आंसर सेम आएगा। यहाँ पे चेक करो, दो तरीका है सॉल्यूशन निकालने के, मैं ये कह रहा हूँ आप उससे जाओ तब भी, इवन पिछला क्वेश्चन भी आप इसको एग्जैक्ट फॉर्म से भी सॉल्व कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके mdx + ndy बना दो, देखो एग्जैक्ट है क्या, नहीं है तो एग्जैक्ट बनाओ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के मल्टीप्लाई करो, फिर सॉल्व करो, तब भी आंसर ये आएगा। और अगर आप ये भी दो तरीका है, ठीक है। तो आप खुद थ्योरम 3 4 लगा के इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के मल्टीप्लाई कर सॉल्व कर लेना, जैसे पहले किया है। अभी मैं लीनियर वाले फॉर्म से कर देता हूँ, तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ से सबसे पहले आप देखेंगे क्या निकालना सुटेबल है। सो अगर आप dy/dx निकालते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो क्या आता है देखते हैं यहाँ पे। सो dy/dx, सो माइनस y + y³ अपॉन आएगा 1 + x + xy²। अब आपको सोचना है क्या हम ऐसा बना पाएंगे जो था dy/dx प्लस समथिंग इंटू वाई, सम फंक्शन ऑफ x इंटू वाई प्लस qxy, क्या वैसा हम बना पाएंगे? तो रियलाइज नहीं, वैसा तो नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं माइनस कॉमन y ले भी लूँ तो 1/y² होगा, और यहाँ पे 1 प्लस इसमें x कॉमन लेंगे तो 1/y² होगा। तो इसको हम इस फॉर्म में तो नहीं ला पाएंगे, ये जो दो फॉर्म लिखा था ना, इस फॉर्म में नहीं ला पाएंगे, लेकिन हम इस फॉर्म में ला पाएंगे, क्योंकि कोई एक फॉर्म तो बनेगा यहाँ पे, है ना। सो पहला फॉर्म में नहीं ला पाओगे आप, तो दूसरे फॉर्म में हम ला सकते हैं। सो क्योंकि x यहाँ सिर्फ दो जगह है ना, तो हम क्रॉस इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। सो आप इसको जस्ट रेसिप्रोकल कर दो, dx/dy, तो ये हो जाएगा 1 + x इंटू 1 + y² और माइनस y इंटू 1 + y²। क्रॉस मल्टी मतलब डिनोमिनेटर का सेपरेट कर दो, सो 1/- y इंटू y², और ये प्लस या वही होगा माइनस x/y आ जाएगा, क्योंकि ये कट जाएगा। ठीक है जी, देख लो डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दिया। अब इसको ठीक से लिखेंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, dx/dy प्लस 1/y इंटू x बराबर -1/y इंटू 1 + y²। नाउ दिस इज ऑफ द फॉर्म दिस, जो हमने पहले लिखा था दूसरा फॉर्म में। सो ये है dx/dy प्लस py इंटू x इज इक्वल टू qy, ये इस फॉर्म का है। ठीक है, दूसरा वाला फॉर्म था उस फॉर्म का आया। अब इस फॉर्म में इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है e⁻∫ py dy। सो यहाँ से इस क्वेश्चन में py 1/y है, सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा e⁻1/y dy, e⁻ln y, तो y आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज y। सो सॉल्यूशन इज x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर qxy qy, तो q है -1/y इंटू 1 + y² इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस c, ये सॉल्यूशन है। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास xy, y कैंसिल, -1/ ये tan इनवर्स y प्लस c, बस ये आंसर है। और सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हो आप, यहाँ से x निकालना चाहो तो आप निकाल सकते हो कि x की वैल्यू आ जाएगी -tan इनवर्स y प्लस c अपॉन y। अब बाद में कोई कंडीशन दे देगा कि पासेस थ्रू x0 y0, ऐसा कुछ कंडीशन दे देगा, या x1 y1, तो वैसा फिर निकल जाएगा c की वैल्यू। ठीक है, तो कोई डाउट है किसी को? दूसरा था कि एग्जैक्ट वाले तरीके से सॉल्व करो तब भी ये आंसर मिलना चाहिए। ठीक है, बट करके देखो आप सॉल्व। सो नेक्स्ट आता है बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। बर्नौली क्या होता है जी? ये इसको बोलते हैं इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर, है ना, तो यही बर्नौली इसका नाम है। डिफरेंशियल इक्वेशन या ODE
रिड्यूसिबल टू नहीं, रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। या हम बोले इसका स्पेशल नाम जो है बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। बताओ जी, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, किस टाइप के होते हैं? एनीवन टेल? तो बर्नौली हालांकि एक पर्टिकुलर केस है, सो तो या तो मैं इसको अगले डिस्कस करता हूँ, पहले जनरलाइज केस बता देता हूँ, फिर मैं बर्नौली पे आता हूँ, ठीक है। सो जो जनरलाइज केस है वो ये होगा कि ऐसा होगा, मान लो कोई फंक्शन है, क्या लिखूँ मैं, सपोज जी है, जी डैश एक्स डी एक्स अपॉन या डी वाई अपॉन डी एक्स, नहीं डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस जी एक्स इंटू वाई बराबर या पी ऑफ, एक मिनट, पी फंक्शन ऑफ जी एक्स, नहीं देखना पड़ेगा, एक मिनट, एफ जी डैश वाई डिवाइड डी एक्स पी ऑफ जी वाई बराबर क्यू ऑफ व्हाट एक्स, ये जस्ट क्यू, चलो जस्ट क्यू रखो, पर क्यू किसका फंक्शन होगा देखते हैं, एक मिनट। यहां मैं क्या लिख रहा हूं, जी डैश वाई है, ठीक है ना। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, देखो क्या कर सकते हैं, क्यों जो भी हो तो सेम ही रहेगा अपना, जो भी टर्म से जाएगा। तो इस तरह के फॉर्म को हम कैसे लीनियर में ला सकते हैं, पहले ये बताओ। इसको आपको दिख रहा होगा ऐसा हिंट कि यहाँ जी वाई है, इधर जी डैश वाई, तो आप इंटीग्रेशन में भी देखते हैं जिसका डेरिवेटिव अवेलेबल उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो यहाँ मान लेंगे टी, लेट से जी ऑफ वाई को, सो डी टी जो हो जाएगा जी डैश वाई डी वाई, ऐसा हो जाएगा, डी टी अपॉन डी वाई आ जाएगा। तो जी डैश वाई डी वाई जो है वो डी टी हो जाएगा, तो ये डी टी अपॉन डी एक्स, अच्छा, प्लस पी इंटू टी रहेगा, तो ये क्यू ढूंढ रहा था ना किसका फंक्शन, क्यू एक्स का फंक्शन होगा, सो पी टी और ये क्यू एक्स हो जाएगा, पी टी। एक मिनट, तो यहाँ थोड़ा सा ना मुझे लग रहा है इंटू भी तो कुछ होना चाहिए, अच्छा इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, टी के साथ क्या होगा, पी एक्स होगा ना। एक मिनट, तो मुझे थोड़ा सा इसको रिड्यूस करना पड़ेगा, आई थिंक इसको ऐसा लिखना चाहिए, पी एक्स इंटू जी वाई, ठीक है। मैं बना रहा हूँ खुद से, थोड़ा सा यहाँ पे देख रहा हूँ, एक मिनट, एंड आ जाएगा यहाँ पे पी एक्स इंटू टी, नाउ इट्स फाइन, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। देखो तो ये क्या है, दिस वाज नॉट लीनियर, जो इनिशियली जो मैं लिखा हुआ है जी डैश वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू जी वाई बराबर क्यू एक्स, सो ये ना तो वेरिएबल सेपरेबल है, ना होमोजीनियस है, ना लीनियर है, बट हमने सब्स्टिट्यूट किया तो नाउ इट इज लीनियर। अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन टी एंड एक्स, ठीक है, इसमें आ गया। तो अब बाकी प्रोसीजर जानते हैं, हाउ टू सॉल्व, जो y था वो t हो गया, सिमिलर वे में सॉल्व हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। तो इस तरीके से कर लोगे आप कि, है ना, तो इसका क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे, e की पावर इंटीग्रेशन पी एक्स डी एक्स यहाँ से आ जाएगा, एंड देन सॉल्यूशन जो होगा वो होगा t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन ऑफ क्यू एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड डी एक्स प्लस सी, यहां से आ जाएगा। ओके जी, तो ये आ जाएगा। अब आते हैं बर्नौली, भी इसका पर्टिकुलर एक केस है। तो बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है स्टोरी, सो हाँ जी, कोई बताओ बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। सो ये आई थिंक लीनियर फॉर्म में ही होता है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू वाई बराबर क्यू एक्स इंटू वाई की पावर क्या रहता है, एन कर दूं, यही ना। तो क्या आता है इससे, सो इसका यही रहेगा, हाँ। तो इसमें होता क्या है, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है,
डी वाई डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू वाई बराबर क्यू एक्स इंटू वाई की पावर एन, या दूसरे फॉर्म में लिखोगे तो ऐसा हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी वाई इंटू एक्स बराबर क्यू ऑफ वाई एक्स की पावर एन, इस टाइप का। अब इसको सॉल्व करने का ट्रिक ये होता है कि अगर ये वाला फॉर्म है पहला वाला, तो उसमें आपको सब्सटीट्यूट करना होता है t इज इक्वल टू, मतलब इसका ट्रिक जो है सॉल्व करने का कि t इज इक्वल टू क्या लेते हैं जी, y की पावर 1 माइनस एन, एंड दूसरा वाला फॉर्म होगा ये वाला, तो इसमें क्या करेंगे t इज इक्वल टू एक्स की पावर 1 माइनस एन, यही है, देख लो। सो तो इससे सॉल्व हो जाएगा। इसको मैं एक दो क्वेश्चन करके दिखाता हूँ इन दोनों फॉर्म पे। देखो ये दो अभी लिखा है मैंने, एक तो डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म और दूसरा बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसको सॉल्व करने का मैंने आपको एक अप्रोच बताया कि यहाँ पे जी वाई को टी लेना है और अकॉर्डिंग वही दूसरा फॉर्म भी लिख सकते थे, वाई की जगह एक्स, एक्स की जगह वाई, तो उससे भी वही बन जाएगा अगर चाहो तो। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन लिख कर लिखो, देखो क्वेश्चन है अभी के लिए मान लो इस फॉर्म में पहला क्वेश्चन जो है दैट इज दिस कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स टाइम साइन 2 ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब एंड कॉस स्क्वायर वाई, ये है मान लो। अभी ये किस फॉर्म पे भी फिट बैठेगा? अभी जो दो लिखा है तो किसी में फिट बैठेगा? साइन 2 है ना। सर फर्स्ट वाली पे। कैसे फिट करेंगे? तो अगर मैं इसको कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो क्या होगा? सर कॉस स्क्वायर एक्स को कॉस स्क्वायर वाई को टी नहीं ले सकते? ठीक है, फिर क्या होगा? कॉस स्क्वायर को टी नहीं ले पाएंगे, हम कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। तो कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे सेक स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस यहाँ साइन 2y अपॉन कॉस स्क्वायर वाई इंटू एक्स बराबर एक्स क्यूब रहेगा, यही ना। अब क्या कर सकते हैं हम कि साइन 2y को हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन 2y को लिख सकते हैं। सो ये भी है सेक स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 साइन वाई कॉस वाई अपॉन कॉस स्क्वायर वाई एक्स बराबर एक्स क्यूब। तो यहाँ से एक कॉस वाई आपका कट जाएगा, तो ये बचेगा सेक स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 टैन वाई सेक वाई, अच्छा यहाँ पे इंटू एक्स है ना, इंटू एक्स बराबर एक्स क्यूब। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, अगर मैं टी मान लेता हूँ किसको, टैन को, टैन वाई को, देखो टैन वाई को, तो क्या होगा सर सेकंड टर्म में सेक वाई थोड़ी आएगा, कॉस स्क्वायर था ना। ओ अच्छा हाँ, एक मिनट, ये मैंने गलती किया ना, क्योंकि एक कॉस तो कट चुका है। ओके ओके तो यहाँ पे क्योंकि नीचे कॉस स्क्वायर था लेकिन एक कॉस तो कट गया, तो मैंने गलती किया, कोई बात नहीं। तो यहाँ से 2 टैन वाई यहाँ तक ठीक है इंटू एक्स, अब सही है ना। सो फाइन, सो यहाँ से क्या होगा, सो इसको हम डी टी रखेंगे, टैन का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर वाई डी वाई, यहाँ तक फाइन। तो सेकेंड स्क्वायर वाई डी वाई को अब मैं लिख सकता हूँ डी टी बाई डी एक्स प्लस 2xt, ठीक, बराबर एक्स क्यूब। तो देखो ये उस फॉर्म पे आ गया जो पहला लीनियर का फॉर्म था, उस पे आ गया। देखो तो अब इसको क्या करोगे, नाउ इट इज लीनियर, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर इंटीग्रेशन पी एक्स डी एक्स, तो e की पावर यहाँ एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 2x का इंटीग्रेशन। तो सॉल्यूशन क्या आएगा, सॉल्यूशन इज t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन क्यूब x
क्यूब इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस सी, करो इंटीग्रेशन हो जाएगा अब आसानी से, कर पाओगे ना। यहाँ एक्स स्क्वायर को नया वेरिएबल कुछ u मान लो, देन यू इंटीग्रेट करो, हो जाएगा, क्योंकि एक्स क्यूब में एक्स स्क्वायर इंटू एक्स करो एंड एक्स स्क्वायर को u मान लो, तो यहाँ से इंटीग्रेट करो, हो जाएगा। सॉल्व करके देखो इसको, सो यू सॉल्व इट, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। तो ये एक अप्रोच हो गया उस तरह का। एक बर्नौली का भी एग्जाम्पल लिख देता हूँ, तो बर्नौली का अगर एक एग्जाम्पल लिखेंगे, एक मिनट देखता हूँ उसमें कोई क्वेश्चन ऐसा हो। जैसे है ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है, देखो ये दूसरा क्वेश्चन इस फॉर्म का, तो अब इस पर प्रैक्टिस करना होगा क्वेश्चन आपको ज़्यादा से ज़्यादा। सो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस एक्स वाई, ये डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको सॉल्व करना है। तो अब क्या कर सकते हैं, तो अभी अगर हम देखेंगे, सो डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस वाई इंटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, यही है। तो इसका अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म याद करो तो ये था डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी वाई इंटू एक्स बराबर क्यू वाई, ये लीनियर का फॉर्म था, लेकिन ऐसा फिट तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ एक्स एक्स्ट्रा है, तो एक्स की पावर एन टाइप का है, तो एन का मतलब ये एक्स स्क्वायर है, इस फॉर्म में आ गया ना, ये एक्स की पावर एन टाइप का लिख देता हूँ, फिर एन हम पुट कर लेंगे क्या है, तो ये आपका इस फॉर्म पे इसको फिट किया जा सकता है। सो जो पी वाई है वो माइनस वाई है, क्यू वाई है वो वाई क्यूब है, एन जो है वो 2 है। तो इसका सजेशन क्या था, मतलब इसमें सॉल्विंग अप्रोच क्या था कि हम कुछ नया वेरिएबल अज्यूम करें, एक्स वाई के अलावा कुछ भी ले सकते हो, यू भी टी जेड समथिंग, तो टी लेते हैं, तो ये था एक्स की पावर 1 माइनस एन, यही था जी, ये सब्स्टिट्यूट करना था। तो यहाँ से टी अगर करेंगे एक्स की पावर 1 माइनस 2 मतलब 1 अपॉन एक्स लेंगे तो काम हो जाएगा, या सीधा सीधा एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके भी सोच सकते हो तुम वो चीज़, ठीक है। अगर एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो वैसे भी तब भी हो जाएगा, ये दोनों तरीका काम आ जाएगा, क्योंकि बर्नौली स्पेशल केस है वो जनरल फॉर्म जो था उसका, तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो उस फॉर्म में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ से कंटिन्यू कर लो, सो डी टी अपॉन डी एक्स, सो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, है ना। अगर मैं इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दूं पूरे इक्वेशन को, तो ऐसा नहीं हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस वाई अपॉन एक्स बराबर वाई क्यूब। अब मैं कह रहा हूँ यहाँ पे 1 अपॉन एक्स को हमने टी मान लिया, ठीक। सो होगा क्या, सो नाउ दिस रिड्यूस इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगा, ये माइनस डी टी अपॉन डी वाई, 1 अपॉन एक्स तो टी था, तो माइनस वाई इंटू टी बराबर वाई क्यूब। अब ये लीनियर में कन्वर्ट हो गया, देखो हो गया कि नहीं, ये जो क्वेश्चन था अब ये लीनियर बन गया, ये किस फॉर्म का आ गया है ये, अच्छा माइनस हटाना चाहो हटा दो, सो डी टी अपॉन डी वाई प्लस वाई इंटू टी बराबर माइनस वाई क्यूब। अब ये कुछ उस फॉर्म का है, डी टी अपॉन डी वाई प्लस पी ऑफ वाई इंटू टी बराबर क्यू ऑफ वाई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो क्लास 12th में है। अब सिंपली यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो कि यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल है t, इंडिपेंडेंट है y, तो e की पावर इंटीग्रेशन पी वाई डी वाई, तो e की पावर इंटीग्रेशन y डी वाई, तो e की पावर वाई स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। सॉल्यूशन t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर q क्या है, माइनस वाई क्यूब e की पावर वाई स्क्वायर बाई 2 डी वाई प्लस सी, अगेन यू इंटीग्रेट, तो यहाँ फिर से वाई स्क्वायर को कुछ मान लो यू वी डब्ल्यू समथिंग, एंड देन इंटीग्रेट हो जाएगा बाई पार्ट से, ये भी बाई पार्ट से ही होगा, ये जो ऊपर छोड़ा ना, यहाँ भी तुम u मान लो एक्स स्क्वायर को, फिर बाई पार्ट लगेगा, u इंटू ई की पावर u फॉर्म का आ जाएगा ये, ठीक है। सो बाई पार्ट से सॉल्व हो जाएगा।
उसको सॉल्व करो, ये सॉल्व तुम्हें करना है, यहाँ भी सॉल्व करो, ये तुम्हें सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमने रफली आपको एक अप्रोच बताए। तो ये इतनी स्टोरी थी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की जो हमने पिछले कुछ क्लासों में पढ़ा है, और आज ये लीनियर खत्म हो गया, मतलब लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने कंप्लीट कर दिया है। आप इसके बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, चाहो तो बुक से, डिफरेंट बुक से सॉल्व कर सकते हो, PYQ भी मिल जाएगा आपको, जब तक प्रैक्टिस करो फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मेनली क्या आप दिख गया, होमोजीनियस, लीनियर, वेरिएबल सेपरेबल, एग्जैक्ट, फिर इसमें सब में रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस, लीनियर, एग्जैक्ट, ये 8 डिफरेंट फॉर्म हमने मोर और लेस डिस्कस किया है। ठीक है, तो यहीं स्टॉप करता हूँ आज की क्लास, फिर कल तो मैं शायद घर पे रहूंगा, सो मे भी क्लास अब मंडे को होगी शायद मेरी, है ना, जब तक प्रैक्टिस करो। एंड सर हाँ बोलो। हाँ कह रहा हूँ कि एप्लीकेशन वाला तो सिलेबस में नहीं है। ना ना, वर्ड प्रॉब्लम टाइप का नहीं आएगा उतना, ठीक है ना। ठीक है। हाँ ठीक है जी, थैंक यू। बोलिए, अभी भेज देना please। आवाज नहीं आया, बोलिए जोर से। सर इसकी PDF अभी भेज देना। हाँ अभी मिल जाएगी, ठीक है, थैंक यू। हाँ शिवा भाई को भेज दीजिए रिकॉर्डिंग ऑफ करके।